जय हिंद प्यारे साथियों। मैं रुद्र चंद्रा चंद्रहासनी अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करते हूं। सीजीपीएससी टेस्ट सीरीज 2025 का यह सेकेंड लास्ट पेपर है जो है आपका सी सेट का, जिसमें स्टार्टिंग से लेके 50 क्वेश्चन तक मैथ्स का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सभी को डील करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है। यदि किसी संख्या के 2/3 में से 50 घटाने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के 1/4 में 40 जोड़ने पर प्राप्त संख्या के बराबर हो तो मूल संख्या क्या है। चलिए देखिए, सबसे पहले हम ये मानेंगे कि मूल संख्या क्या है, x है, और उस संख्या के 2/3 में 50 घटाने पे माना कि वो संख्या क्या है, x है। इसके 2/3 में मतलब 2/3 में 50 घटाने पर, 50 घटाने पे मतलब 50 घटा दीजिए, बराबर क्या क्या गया, मूल संख्या के 1/3 1/4 में 40 जोड़ने से। मूल संख्या के 1/4 मतलब क्या होगा, 1/4 में 40 जोड़ने पर, तो क्या होगा 40 जोड़ने पर क्या होगा प्लस 40। अब क्या हो जाएगा 2x/3। चलिए ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये x/4 इक्वल टू उधर क्या है 40, इधर जाएगा प्लस 50। चलिए इधर एलसीएम हो जाएगा आपका 12, ये होगा 3 चौक 12 हो जाएगा 8x, ये हो जाएगा 3x इक्वल टू हो जाएगा 90। इधर हो जाएगा ऊपर में 5x 12 इक्वल टू 90। चलिए 5 एक बार में और एक बार में, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 गुणा 12, 12 8 96 की 6 हासिल 9, 12 कम 9 और 21। x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 216। 216 किस में है आपके ऑप्शन बी में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, दो संख्याओं का लसा उसके मसा से 10 गुना है और उनके लसा और मसा का योग 330 है। यदि उनमें से एक संख्या 60 हो तो दूसरी संख्या क्या है। चलिए क्वेश्चन में क्या दिया आपको, दो संख्याओं का लसा मसा से 10 गुना है, मतलब किसी भी दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ का 10 गुना है। ठीक है, उनके लसा और मसा का योग मतलब एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग कितना दिया है आपका 330। यदि उसमें से एक संख्या 60 हो, मतलब ए इक्वल टू कितना दे दिया आपको 60, तो बोला गया है कि बी इक्वल टू क्या होगा, मतलब वो दूसरी संख्या क्या होगी। चलिए इक्वेशन 2 में हम इक्वेशन 1 से एलसीएम का मान रख देते हैं, तो इसमें एलसीएम का मान क्या हो जाएगा, एचसीएफ कितना है, एलसीएम इक्वल टू 10 प्लस एचसीएफ इक्वल टू 330। ये हो जाएगा आपका 10 और 11 एचसीएफ इक्वल टू 330। चलिए 11 एक बार में और 3 बार में, एचसीएफ इक्वल टू आ जाएगा आपका 30। ठीक है, चलिए अब इस एचसीएफ की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रखेंगे तो एलसीएम इक्वल टू मिल जाएगा हमको 30 गुणा 10 बराबर कितना हो जाएगा 300। और आप जानते हो किसी भी दो संख्या का एलसीएम और एचसीएफ उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। चलिए एलसीएम आपका मिल गया 300, एचसीएफ आपको मिल गया है 30, एलसीएम आपको मिला है 300 और एचसीएफ आपको मिला है 30। चलिए एक संख्या कितना दिया आपको यहाँ पे 60, तो दूसरी संख्या हमको फाइंड आउट करना है बी। 30 से कम 30, 30 दूना 60, 2 एक कम 2 और कितना बार में 150, मतलब दूसरी संख्या कितनी होगी 150, जो है आपके ऑप्शन ए में। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहा गया है। यदि ए बी सी में दिया हुआ है कि ए डी कोण ए का अंतः समद्विभाजक है, यदि ए बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, वो बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तब सी डी इक्वल टू क्या होगा। चलिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक ट्रायंगल बनाते हैं ए बी सी। चलिए ए बी और सी, चलिए कहा गया है कि ए डी ए का अंतः कोण समझ, तो यहां से अंतः कोण क्या हो जाएगा आपका समद्विभाजक क्या होगा डी। यदि ए बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये क्या है 10 सेंटीमीटर यहां से यहां तक, उसके बाद ए सी इक्वल टू 14, ये कितना है आपका 14। ठीक है, वो बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी से ले पूरा कितना है 6 सेंटीमीटर है,
अब आपको क्या पूछा गया है, सी डी का मान क्या है, सी से डी का मान क्या होगा x। तो अगर पूरा यह x है यहां से लेके यहां तक तो ये कितना हो जाएगा 6 माइनस एक्स। चलिए अब क्या होगा आपका ए बी डिवाइड बी डी इक्वल टू ए सी डिवाइड क्या हो जाएगा सी डी। चलिए ए बी कितना दिया है आपको 10 और बी डी कितना दिया है 6 माइनस एक्स। चलिए इधर क्या होगा, अब ए सी कितना दिया है आपका 14 और ये हो जाएगा आपका x। चलिए तिर्यक गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा ये 10x, इधर हो जाएगा ये 14 गुणा 6 माइनस 14x। चलिए अब क्या होगा 14x इधर आ जाएगा 14x, ये हो जाएगा 10x। चलिए इधर क्या हो जाएगा 24x हो जाएगा। चलिए अब क्या होगा 6 जोग 24 की 4 हासिल 2 और ये हो जाएगा 84। चलिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा 84 बटे 24। चलिए 4 4 एकम 4, ठीक है 4 छक्का 24। चलिए अब आओगे 6 कम 6, 6 तिया 18, बचा किया आपका 3, 6 तिया 18, 6 जो 6 5 6 30। तो कितना हो जाएगा ये 6 कम 6, 6 तिया 18, तो दशमलव लगा लीजिए तो 18 3 6 5 6 30, कितना हो गया 3.5, 3.5 सेंटीमीटर की इसमें आपके ऑप्शन सी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 4, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3। सेम इधर क्या है माइनस साइन के साथ है और पूछा गया है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका कौन सा अंक आएगा। चलिए तो क्या हो जाता है, इसको सॉल्व करने से पहले हम देखते हैं हर कप क्या करेंगे परमेयीकरण करेंगे। तो क्या होगा ये हो जाएगा √5 प्लस √3 अपॉन क्या होगा ये √5 माइनस √3। चलिए परिमेयीकरण कीजिए तो माइनस को क्या हो जाएगा प्लस √5 प्लस √3 अपॉन क्या होगा √5 प्लस √3। चलिए बीच में क्या है प्लस है। अब आगे देखिए क्या है √5 प्लस √5 माइनस √3 अपॉन क्या दिया है आपका √5 प्लस √3। चलिए अब इसका क्या होगा प्लस है तो माइनस करके परिमेयीकरण कीजिए, 5 माइनस √3 ये हो जाएगा √5 माइनस √3। चलिए अब क्या हो जाएगा इस पर होगा तो √5 प्लस √3 का क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, क्योंकि 2 बार है क्या हो जाएगा इसका वर्ग। नीचे में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5 का वर्ग हो जाएगा 5 और 3 का वर्ग और √3 का वर्ग हो जाएगा 3। चलिए इधर भी क्या होगा √5 माइनस √3 2 बार है इसलिए हो जाएगा इसका वर्ग और नीचे में हो जाएगा a प्लस बी, ए माइनस बी होता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग, तो a का वर्ग हो जाएगा आपका 5, b का वर्ग हो जाएगा -3। चलिए ऊपर में कीजिए a प्लस बी को होल स्क्वायर का हो जाएगा, a का वर्ग मतलब हो जाएगा 5 प्लस b का वर्ग हो जाएगा 3 प्लस 2 √5 √3। चलिए प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे √5 का वर्ग क्या हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा 5 और हो जाएगा प्लस 3 माइनस क्या हो जाएगा 2 √5 √3। चलिए नीचे में इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 5 माइनस 3 2 और उस पर 5 माइनस 3 2। चलिए ये दोनों यहाँ से कैंसल आउट हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 8 8 16, 16 बटे 2 2 और कितने बार में 8 बार में, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा आपका ऑप्शन बी कितना हो जाएगा 8, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका सरलीकरण से क्वेश्चन है। तो जैसा क्वेश्चन लेडर टाइप से रहता है तो हम नीचे से शुरू करते हैं सॉल्व करना। और चलिए सबसे पहले हम नीचे से सॉल्व करेंगे यहाँ, इसके बाद क्या हो जाएगा देखिए 3 + 9/4। चलिए कितना हो जाएगा इसका एलसीएम 4 आ जाएगा, क्या होगा 4 × 12 + 9 कितना हो जाएगा 21/4। चलिए 21/4 यहाँ पलट के क्या हो जाएगा 1 + 4/21। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 21 + 24 कितना हो जाएगा 25/21। चलिए अब हम यहाँ 5 गए पलट जाएंगे तो कितना हो 21 × 5 बटा नीचे में कितना आ जाएगा 25 और माइनस सामने में कितना है 7 - 2। चलिए कुछ कट रहा है क्या 5 × 5 5 5 6 25 कितना आएगा 7/2 माइनस 21/5। एलसीएम कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 7 5 6 कितना हो जाएगा 35 माइनस हो जाएगा आपका 42 कितना हो जाएगा -7/10। -7/10 किसी में नहीं है मतलब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है।
क्लियर है? चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक आयताकार बगीचे की लंबाई 40 मीटर तथा चौड़ाई 30 मीटर है। चलिए बनाते जाइए। एक आयताकार बगीचा है जिसकी क्या बोला गया है, लंबाई आपकी 40 है, ये 40 है, और क्या बोला गया है, चौड़ाई इसकी 30 है। ये कितनी है, 30 है। चलिए कहा गया है आगे, एक इसी बगीचे के बाहरी सभी और 5 मीटर लंबा चौड़ा रास्ता बनाना है। कहाँ, इस बगीचे की बाहरी ओर। तो यहाँ से आप बाहरी ओर देख लीजिए, यहाँ से हम सभी तरफ 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाएंगे। तो यदि यह 40 है, इधर 5 इधर 5, तो कितना हो जाएगा, ये इसकी लंबाई 50 हो जाएगी। इधर 5 इधर 5, तो हो जाएगा आपका 40। चलिए यदि बड़े वाले आयत में हम छोटे वाला आयत को घटा देंगे तब हमको मिल जाएगा इस रास्ते का चौड़ाई। ठीक है, चलिए तो बड़े वाले का क्या होगा, ये 50 गुणा 40 माइनस 40 गुणा 30। चलिए 5 चौक 20 कितना हो जाएगा, 2000 माइनस के 4 तिया 1200। चलिए 2000 में 1200 जाएगा तो 800 आएगा इसका एरिया। तो उसका क्षेत्रफल कितने वर्ग मीटर होगा, 800 वर्ग मीटर होगा, जो उस बगीचे के बाहर और कितना 5 मीटर चौड़ा जो रास्ता है उसका क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 800 वर्ग मीटर। ठीक है, चलिए आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक सेव के मूल्य में 15% की कमी हो जाने पर एक खरीदार 240 रुपए में 2 केजी सेव अधिक खरीद पाता है, तो सेव का नया मूल्य प्रति किलोग्राम कितना होगा। चलिए क्या बोला गया है यहाँ पे, 240 रुपया में 15% की कमी हो जाने पे, तो क्या करेंगे, इस 240 का आप क्या निकाल लीजिए, 15% निकाल लीजिए। 15% कितना हो जाएगा, ये कटेगा ये कटेगा, 5 3 बार में, अरे 2 बार में, 2 एकम 2, 2 दूने 4, कितना होगा 12 तिया 36। ये 36 है 2 केजी का। यहाँ पे बोला गया है आपको 2 किलोग्राम का है, तो यहाँ पे प्रति किलोग्राम बोला गया है, तो कितना हो जाएगा, ये 36/2 कितना आ जाएगा आपका 18 रुपए प्रति किलोग्राम उस सेव का मूल्य होगा। तो कितना होगा 18 रुपए, ऑप्शन ए में है 18 रुपए, तो आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट होगा। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक शंक्वाकार गुंबज की व्यास 28 मीटर तथा इसके तिर्यक ऊंचाई 50 मीटर है, उसके वक्र पृष्ठ पर 80 पैसे प्रति मीटर वर्ग की दर से सफेदी कराने का खर्च क्या होगा। तो सबसे पहले एक शंक्वाकार गुंबज बनाते हैं, देख लीजिए क्या होगा यहाँ पे, ये होगा आपका शंक्वाकार गुंबज, ये हो जाएगा आपका नीचे का, और क्या बोला गया है आपको 28 मीटर व्यास। तो जब 28 मीटर व्यास है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी 28 की आधा कितना 14, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी 14 मीटर। चलिए तिर्यक ऊंचाई आपको दे रखा है 50 मीटर, तो ये तिर्यक ऊंचाई कितनी हो जाएगी आपकी 50 मीटर। इसके वक्र पृष्ठ पर, चलिए तो वक्र पृष्ठ निकालते हैं। वक्र पृष्ठ क्या होता है इसका, पाई आर एल, पाई आर एल। चलिए पाई आर एल, पाई का मान कितना हो जाएगा आपका 22/7, आर कितना दिया है आपका 14, और एल कितना दिया है आपका 50। चलिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितना होगा ये 44 गुणा 50, 5 चौक 20 का शून्य हासिल 2, कितना हो जाएगा 2200। चलिए अब क्या बोला गया है इसमें, 8 पैसे प्रति वर्ग मीटर, 8 पैसे, तो इसको 8 पैसे को रुपए में कर लीजिए, कितना 80 पैसे बटा 100, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, शून्य 8 दूनी 16 की 6 हासिल 1, 16 1 17, 1760 रुपए लगेगा उसमें सफेदी कराने का खर्च। 1760 रुपए किस में है, आपके ऑप्शन डी में है। ठीक है, क्योंकि उसके वक्र पृष्ठ को सफेदी कराने के लिए उसका वक्र पृष्ठ का एरिया पता होना चाहिए। जब हमने उसका वक्र पृष्ठ का एरिया कितना निकाल लिए हैं 2200 मीटर वर्ग। ठीक है, ऊपर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल गए। अब उसके एक वर्ग को कराने की कितना है 80 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से कराना है, तो पूरे एरिया को कराने में कितना लगेगा 1760। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ठीक है, एक वस्तु को 21 रुपए में बेचने पर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेचने पर क्या हो जाएगा आपका जो 21 रुपए होगा ये एसपी होगा, सेलिंग प्राइस होगा कितना 21 रुपए। चलिए एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि होती है। हानि होता है क्या होगा, सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100 इक्वल टू कितना होता है, क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है हानि होती है। तो क्रय मूल्य क्या होता है आपका
सीपी। यहाँ पे एसपी 21 है, क्या हो जाएगा सीपी माइनस 21 बटा सीपी इक्वल टू 100 इक्वल टू सीपी। चलिए ऐसा क्वेश्चन आएगा, उसको हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपका दिया हुआ है यहाँ सीपी का वैल्यू रखेंगे, अगर सीपी का वैल्यू 30 रखेंगे 30 आ जाएगा तो सीपी 30 होगा, यहीं पे सीपी की जगह 70 रखेंगे और 70 आ जाएगा सीपी तो 70 होगा। इसको सॉल्व करके देख लिएगा, इसका उत्तर आएगा 70 भी आएगा और 30 भी आएगा। कहने का मतलब है यदि सीपी की जगह आप 70 रखेंगे, 70 माइनस 21 बटा 70 इंटू 100 तो कितना आएगा 70 आएगा। यही आप सीपी की जगह अगर 30 रखेंगे, 30 माइनस 21 बटा 30 इंटू 100 करने से भी आएगा कितना 30, मतलब आपका 70 और 30 दोनों क्या हो जाएंगे क्रय मूल्य होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, चार वृत्त जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है उनके समतल इस सतह पर रखे गए वे एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, इन चारों वृत्त के बीच में छूटे गए क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए देख लीजिए, चारों वृत्त है, यह मान के चलिए कि इसके जो सभी की त्रिज्याएं कितने हैं बराबर है, और आपको पूछा गया है कि जो बीच का ये हिस्सा है इसकी एरिया क्या होगी, इसकी एरिया आपसे पूछा गया, इसकी एरिया क्या होगी। तो सबसे पहले हम इस वर्ग का एरिया निकाल लेते हैं। तो अगर त्रिज्या कितना है आपका 1 सेंटीमीटर है तो ये 1 होगा और यहाँ से एक होगा, ये भी 1 होगा और ये एक भी 1 होगा। तो इसका जो आपका वर्ग बनेगा कितना बनेगा 2/2 का कितना होगा 2 दूने 4। इसका एरिया आ जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर वर्ग। 4 सेंटीमीटर वर्ग में इस पूरे का एरिया हो गया। यदि देखिए ये क्वार्टर सर्कल है 1 2 3 4, इन चारों को मिला के एक फुल सर्कल बन रहा है, उसकी हम क्या निकालेंगे एरिया निकाल लेंगे। तो कितना पाई आर वर्ग, ठीक है। पाई का मान हो जाएगा आपका 3.14 और एरिया कितना है इसका, सॉरी त्रिज्या कितना है 1, तो 1 का वर्ग हो जाएगा 1। तो टोटल सबका एरिया कितना आ गया 4, इसमें हम घटाएंगे 3.14 तो कितना आएगा देखिए 4.00, यह हो जाएगा 3.14। चलिए 10 में से 6 हो जाएगा 6 हासिल 1 86, 1.86 हो जाएगा इसका एरिया। 1 दशमलव देख लीजिए क्या होगा, अच्छा यहाँ से हासिल आएगा तो 4 हो जाएगा 0 होगा, 0.86 हो जाएगा। इस जो शेडेड एरिया है बीच में उसका एरिया देख लीजिए कहाँ दिया है आपका, ऑप्शन सी में है 0.86, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है 80 किलोग्राम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। चलिए 80 किलोग्राम मिश्रण है, उसमें क्या बोला गया है दूध और पानी का अनुपात, दूध मतलब मिल्क और वाटर का अनुपात कितना दिया आपका 3x + 2x, और दोनों मिला के कितना है 80 किलोग्राम। चलिए कितना हो जाएगा 5x बराबर कितना हो जाएगा 80। चलिए 5 एकम 5 ये हो जाएगा 1 और 5 छक्का 30, यहाँ पे x इक्वल टू निकल के आ गया आपका 16, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मिल्क कितना हो जाएगा, यहाँ पे मिल्क हो जाएगा आपका 3 × 48 हो जाएगा। चलिए और यहाँ पे पानी कितना होगा 2x मतलब कितना हो जाएगा 32 kg। चलिए अब क्या बोला गया है यहाँ पे कि यहाँ पे दूध और पानी का अनुपात को 2:3 करने के लिए कितना किलोग्राम पानी मिलाना पड़ेगा। तो पानी मिलाएंगे मतलब क्या होगा, दूध तो दूध रहेगा ही 48। अब इस 32 लीटर में हम और कितना पानी मिलाएंगे तो 1 लीटर मिलाएंगे, ताकि इसका अनुपात कितना हो जाए 2:3। 2:3 इधर हो जाएगा आपका 48 × 3, इधर हो जाएगा आपका 32 दूनी हो जाएगा 64 + 2x। चलिए हो जाएगा 8 × 24 की 4 हासिल 2, 4 × 12 1 44 में क्या घटाएंगे 64 बराबर हो जाएगा ये 2x, इधर आएगा 0, 14 में से अगर जाएगा तो हो जाएगा ये आपका 8 बराबर हो जाएगा 2x, तो x बराबर आ जाएगा आपका 40 kg, ठीक है। 40 और मिलाना पड़ेगा इसमें क्या पानी, ताकि उसका अनुपात कितना हो जाए 2:3। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 12। क्वेश्चन नंबर 12 है दिए गए चित्र में AB पैरेलल है CD के, AB पैरेलल है CD के, AOB कितना दिया है आपको 45 दिया है और कोण COD दिया है 100। तब पूछा गया है CDO। चलिए आपको क्या पूछा गया है CDO, CDO ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है, ठीक है। चलिए जब ये 45 है तो कितना होगा, ये कोण एकांतर कोण के हिसाब से 45 हो जाएगा, और इस त्रिभुज में आंतरिक कोण कितना होगा 180, और इन दोनों
प्लस 45 कितना हो जाएगा 145। अब हमको 180 में 145 घटाएंगे तभी हमको दूसरा एंगल मिलेगा, कितना हो जाएगा ये 5, ये हो जाएगा 35। ठीक है, 35 डिग्री का होगा आपका ये वाला एंगल। तो यही आपसे पूछा गया है कोण ODC कितना होगा 35 डिग्री का होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहा गया है, यदि XYZ का औसत XY है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए क्या बोला गया है, XYZ का औसत XY है। तो XYZ का औसत क्या होगा X प्लस वाई प्लस जेड बाई 3 है, तो 3 हो जाएगा कितना है XY। तब क्या हो जाएगा X प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3XY। और आपको पूछा क्या है देख लीजिए, तब Z बराबर होगा, तो Z को छोड़ के बाकी सबको उधर शिफ्ट कर दीजिए, क्या होगा 3XY माइनस X माइनस वाई। ये होगा ऑप्शन में आपके 3XY माइनस X माइनस वाई, किस में है आपके ऑप्शन ए में है, मतलब आपका ऑप्शन ए क्या होगा सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, 3 घन जिनके कोरे 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, इनको पिघलाया गया है और बिना किसी धातु के नुकसान पुनः एक नए घन का आकार बनाया गया है, तो नए घन का कोर क्या होगा। सबसे पहले 3 छोटे घन हैं, उनको पिघलाकर एक नया घन बनाया गया है। तो ये मान के चलिए कि यदि हम उसके धातु को नुकसान नहीं करते तो उन तीनों छोटे घनों का जो आपका वॉल्यूम है उस बड़े घन के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो चलिए इन छोटे घन का क्या होगा वॉल्यूम क्या होगा देख लीजिए। पहला 6 है तो क्या होगा 6 का क्यूब। चलिए उसके बाद कितना है 8 का क्यूब, उसके बाद कितना है 10 का क्यूब, उसके बराबर होगा 1 की घात 3। चलिए 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216 प्लस 8 का हो जाएगा 512 प्लस कितना हो जाएगा 1000। चलिए इन सभी को जोड़ दीजिए कितना होता है, चलो हो जाएगा 8 2 7 1700। जो 28 है किसका घनमूल होता है तो होता है 12 का। तो इसका होगा नए जो आपका जो घन बनेगा उसका कोर कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16√3 वर्ग सेंटीमीटर, इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। चलिए समबाहु त्रिभुज का क्या दिया गया है क्षेत्रफल, आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 a का वर्ग, जो कि दिया है आपका √16 इंटू √3। चलिए √3 से √3 कटेगा, ये हो जाएगा √16 का कितना हो जाएगा a² बराबर हो जाएगा नॉर्मल 16 है वो रूट नहीं है, कितना होगा ये 16। चलिए कितना होगा 16 गुणा 4, तो 16 चौक कितना हो जाएगा 64। तो क्या हो जाएगा a इक्वल टू होगा √64 बराबर कितना हो जाएगा आपका 8। ठीक है, तो इसकी लंबाई कितनी होगी, भुजा की लंबाई होगी आपकी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं इसलिए आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ताकि ये वीडियो बड़ी ना बने। चलिए देखते हैं क्या है x² माइनस 4 बटा x प्लस 1 और 2x प्लस 2 और x माइनस 2 का गुणनफल क्या होगा। चलिए इन दोनों का क्या करेंगे गुणा कर लेते हैं। चलिए देखिए क्या होगा x का वर्ग माइनस 4 अपॉन नीचे में क्या है x प्लस 1 बराबर क्या होगा 2x प्लस 2, नीचे में क्या हो जाएगा x माइनस 2। चलिए इसको हम लिख सकते हैं x का वर्ग माइनस 2 का वर्ग, नीचे में हो जाएगा x प्लस 1। चलिए गुणनफल करना है तो गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 2 बाहर लीजिए क्या होगा x प्लस 1 और नीचे में क्या हो जाएगा x माइनस 2। चलिए a का वर्ग माइनस b का वर्ग होगा a प्लस बी और a माइनस बी, और क्या है आपका 2 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन नीचे में आ जाइए क्या हो जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 2। चलिए x माइनस 2 से x माइनस 2 कट गया, x प्लस 1 से x प्लस 1 कट गया, क्या आ गया नीचे में आपका 2x प्लस 2, तो हो जाएगा 2x प्लस 4। इनका गुणनफल क्या होगा 2x प्लस 4 किस में है आपके ऑप्शन बी में है। ठीक है, यहाँ पे देखिए a का वर्ग माइनस b का वर्ग होता है a प्लस बी और a माइनस बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, एक नाव का अनुप्रवाह में चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा तथा ऊर्ध्व प्रवाह में उसकी चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बताइए नाव की वास्तविक चाल क्या है। अनुप्रवाह मतलब धारा की दिशा में और ऊर्ध्व प्रवाह मतलब धारा के
विपरीत। जब आप धारा की दिशा में तैरते हैं या कोई नाव धारा की दिशा में जाता है तो धारा की गति और वो नाव की गति दोनों जुड़ जाती है, और यदि आप धारा के अपोजिट जाते हैं तो नाव की गति और धारा की गति आपस में क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माना कि नाव की चाल हो जाएगी, नाव की चाल आप x लेंगे और धारा की चाल आप लेंगे y, और दोनों क्या है, अनुप्रवाह में, मतलब धारा की दिशा में दोनों जुड़ जाएंगे। क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया आपका 28, और यहीं पे जब धारा के विपरीत जाएंगे तब क्या होगा, धारा के विपरीत x माइनस वाई कितना दिया आपको 16, और आपको पूछा क्या गया है, नाव की चाल मतलब x निकालना है। तब क्या होगा, इसको घटा दीजिए, दोनों कट जाएगा, क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू इधर हो जाएगा आपका 8 और 14 की 4 हासिल 1 44, तो x इक्वल टू आ जाएगा 22 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा उस नाव की चाल। 22 किलोमीटर प्रति घंटा किसमें है, आपके ऑप्शन ए में दिया है 22 किलोमीटर प्रति घंटा। कहने का मतलब है यदि धारा की गति ठीक है और नाव की गति एक ही दिशा में हो तब दोनों क्या होता है, आपस में जुड़ जाते हैं। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, आयत की लंबाई को 10% और चौड़ाई को 20% कमी करने पर नए क्षेत्रफल में प्रतिशत में कितनी कमी होगी। इसे आप डायरेक्ट या तो दोनों को 100 मान के बना सकते हैं, एक को 100 मान लीजिए और एक को 50 मान लीजिए, तब भी आपको उत्तर आएगा, या आप इसको ए बी फार्मूला से भी बना सकते हो। ए बी फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। चलिए पहला क्या है, 10% की और 20% की कमी, दोनों में कमी हो रही, मतलब दोनों माइनस हो जाएगा, माइनस बी प्लस -10 इंटू -20 बटा क्या हो जाएगा 100। चलिए कितना होगा -30, और ये भी हो जाएगा +2, मतलब -28% की कमी होगी। तो कितना होगा, 28% की कमी होगी, माइनस है इसलिए क्या हो जाएगा, यदि उसके लंबाई में 10% और चौड़ाई में अगर उसका 20% की कमी की जाए तब उसके पूरे क्षेत्रफल में हो जाएगा 28% की कमी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि x की घात 6 प्लस 3x की घात 4 माइनस 2x का वर्ग प्लस 3x प्लस 2 को x माइनस 1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या रहता है। तो चलिए शेषफल के प्रमेय से किसी भी क्या दिया गया है वहां पे बहुपद में यदि आपका x माइनस 1 घटाया जाता है तो x माइनस 1 घटाया जाता है तब क्या होगा, x इक्वल टू 1, और जो आपको बहुपद दिया है उसमें x इक्वल टू क्या रख देंगे हम 1। कितना हो जाएगा ये, प्लस 3x की घात 4 माइनस 2x का वर्ग प्लस 3x प्लस 2। चलिए x इक्वल टू 1 पुट करेंगे, 1 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 2 प्लस 3 प्लस 2। चलिए 2 से 2 कटेगा, कितना हो जाएगा ये 6 और 1 7। ठीक है, तो शेषफल कितना आएगा आपका, कितना शेष रहता है 7, किसमें है आपके ऑप्शन बी में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, ठीक है 5 वर्ष पहले, चलिए हम लोग कर लेते 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले क्या कहा गया है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना थी, तो 5 गुना क्या हो जाएगा आपका, ये पिता हो जाएगा, ये हो जाएगा पुत्र। चलिए अब इसी को 5 वर्ष पहले, अब इसमें हम वर्तमान में आ जाएंगे, वर्तमान में क्या हो जाएगा 55 वर्ष दोनों में जुड़ जाएगा, x प्लस 5 और क्या हो जाएगा 5x प्लस 5। अब हम आ गए वर्तमान में, ठीक है। अब आगे क्या कहा गया देख लीजिए, 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 20 वर्ष अधिक होगी, 5 वर्ष बाद। अब देखेंगे 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद मतलब इसमें और कितना जुड़ जाएगा 5, तो x प्लस 10 हो जाएगा ये। चलिए कितना हो जाएगा 5x प्लस 10, क्या कहा गया है 20 वर्ष अधिक होगी, कौन, पिता की आयु किससे, पुत्र से। तो क्या हो जाएगा ये x प्लस 30 बराबर 5x प्लस 10। चलिए कितना हो जाएगा 4x इक्वल टू 20, तो x इक्वल टू आ जाएगा आपका 5। अब आपको पूछा क्या गया है, तब पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु होगी, वर्तमान आयु मतलब यहाँ पे आपको x इक्वल टू 5 रखोगे तो आ जाएगा 10, और यहाँ पे 5 रखोगे तो 5 5 6 25 और 5 30। पिता की आएगी 30 और पुत्र का आएगा 10, 30 और 10 ऑप्शन सी में है। ठीक है, आपको जैसा बोला गया, यदि आपको यहाँ पे 5 वर्ष पहले का अगर उम्र पूछा जाता तो यहाँ पे x इक्वल टू आप 5 रखते, तब पिता और पुत्र की आप 5 वर्ष पहले का आयु मिल जाता। वर्तमान वाले में रखेंगे तो वर्तमान आयु मिलेगा, 5 वर्ष बाद अगर फ्यूचर की आपको आयु पूछेगा तो आप इस इक्वेशन में अगर 5 रखेंगे
तब आपको उसके भविष्य में 5 वर्ष बाद क्या उसकी उम्र थी वो आपको पता चल जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, दो वर्गों का क्षेत्रफलों का अनुपात 3:1 है तो इनके परिमाप का अनुपात क्या होगा। ठीक है, दो वर्गों का क्षेत्रफलों का अनुपात। चलिए अगर दो वर्ग हैं, मान लीजिए पहले वर्ग का क्षेत्रफल आपका A1 है और दूसरे क्षेत्रफल कितना है A2 है, कितना दिया है आपका 9:3। तो क्या होगा, ये एरिया क्या होता है उसके बाई का स्क्वायर, स्क्वायर होगा उसके भुजा का, तब क्या होगा एरिया A1 A2 भुजा क्या हो जाएगा इसका 3:1, और इसका परिमाप हो चाहे उसका एक साइड का भुजा हो, अनुपात आपका सेम रहेगा, क्या होगा 3:1, ऑप्शन ए। क्योंकि परिमाप हो जाएगा 4a और उसका भी एक और का परिमाप होगा 4a, तो 4 4 आपस में कैंसिल हो जाएगा, जो भुजा का अनुपात होगा वही उसके परिमाप का भी अनुपात होगा। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक कमरे की चौड़ाई उसकी ऊंचाई की दुगनी तथा लंबाई की आधी है, यदि इस कमरे का आयतन 512 सेंटीमीटर हो तो कमरे की लंबाई कितनी है। चलिए देख लीजिए क्या कहा गया है, एक कमरे की चौड़ाई उसकी ऊंचाई की दुगनी है। सबसे पहले एक कमरा बना लीजिए, चलिए और क्या कहा गया है, एक कमरे की चौड़ाई उसकी ऊंचाई की दुगनी है। तो चलिए ऊंचाई यदि x है तो चौड़ाई इसकी 2x होगी जिसकी दुगनी है, और क्या बोला गया है लंबाई की आधी है, तो ये लंबाई 2x आधी है तो इसकी लंबाई कितना हो जाएगा 4x। तो चलिए आयतन क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, कितना दिया है 512, कितना हो जाएगा ये 8x की घात 3 बराबर 512। चलिए कितना होगा 8 एकम 8, 8 छगा 48 और 8 चौक 32, कितना हो जाएगा x की घात 3। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 4। अब आपको क्या पूछा गया है कमरे की लंबाई कितनी है, तो यहाँ पे 4 रखेंगे तो 4 चौक कितना आ जाएगा ये 16। तो कमरे की लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी 16 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में दिया है 16 सेंटीमीटर। यहीं पे आप x इक्वल टू आप 2 रखेंगे तो चौड़ाई मिल जाएगा, x इक्वल टू यहाँ पे आप 4 रखेंगे तो उसकी ऊंचाई भी आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि धन 2 वर्ष में 25/6 गुनी हो जाएगी। चलिए क्या बोला है चक्रवृद्धि ब्याज की दर, तो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज का जो दर रहता है हो जाएगा आपका अंडर रूट गुना -1 गुणा 100। चलिए गुना कितना दिया देख लीजिए 25/16 -1 और पूरा क्या हो जाएगा ये 100, तो कितना हो जाएगा 5 - 4 -1 गुणा 100। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5 - 4/4 गुणा 100 बराबर हो जाएगा 1/4 गुणा 100, 4 एकम 4, 25 बार में आ जाएगा 25% दर। तो दर कितना हो जाएगा उसका 25%, जो कि है आपके ऑप्शन डी में है। ठीक है, चलिए क्या होता है इसका दर निकालने के लिए जितना गुना दे रहा है तो उसका रूट -1 और ब्रैकेट के बाहर क्या गुणा करते हैं 100। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं में से एक भुजा 10 है तथा इनकी भुजाओं की लंबवत दूरी 25 मीटर है तथा चतुर्भुज का क्षेत्रफल 550 वर्ग मीटर है, तब दूसरी समांतर भुजा का मान क्या होगा। समलंब चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसके एक साइड के जो आमने सामने की भुजा है वो लंब समांतर रहते हैं। चलिए उसी समांतर भुजा की एक भुजा 10 है, दूसरा को आप ले लेंगे x और दोनों की लंबवत दूरी दे दिया है आपको 25। चलिए तो इसका एरिया क्या होता है दोनों समांतर जो आपके भुजा है उनका योग बटा 2, दोनों के बीच की लंबवत दूरी कितना हो जाएगा आपका 550, जो उसके आपके दिया है एरिया के बराबर। तो चलिए हम यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे, तो सबसे पहले तो 25 कितने बार में 5 बार में और ये 10 बार में, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 10x इक्वल टू 2 उधर जाके गुणा हो जाएगा 44, तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका 44 - 10, तो x इक्वल टू आ जाएगा आपका 34। तो दूसरी भुजा की लंबाई कितनी होगी 34 मीटर, जो कि है आपके ऑप्शन बी में। ठीक है, समलंब चतुर्भुज के एक ही साइड के जो आमने सामने की भुजा है वो समांतर होती है और बाकी अगल बगल की भुजाएं समांतर नहीं होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक शंकु और एक गोले का समान त्रिज्या तथा आयतन समान है, गोले की व्यास तथा शंकु की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा।
चलिए देख लीजिए क्या दिया है। एक शंकु तथा गोले का समान त्रिज्या, एक आपका शंकु है, ये आपका शंकु है और ये आपका गोला है, इसकी भी त्रिज्या आर है और इसकी भी त्रिज्या आर है। क्या कहा गया है, इसकी जो आयतन है वो समान है, तो आयतन इसकी क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलिए, और इसका आयतन क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। चलिए, ये 3 से 3 कटेगा, पाई से पाई कट जाएगा, इस आर से पूरा आर कट के एक आर बचेगा, और इधर हो जाएगा आपका h इक्वल टू 4r। अब क्या दिया गया है यहाँ पे, व्यास तथा शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई तो है लेकिन गोला की त्रिज्या है, उसको हम क्या कन्वर्ट करेंगे व्यास में, क्या हो जाएगा 4, व्यास कितना होता है d/2। चलिए 2 1 कम 2, 2 दूने 4। और आपको क्या पूछा गया है यहाँ पे, व्यास तथा शंकु की ऊंचाई का अनुपात, व्यास क्या हो जाएगा d, h इक्वल टू कितना होगा 2d, तो क्या हो जाएगा आपका d/h क्या तो हो जाएगा आपका 1:2। तो 1:2 किस में है, आपके ऑप्शन ए में है। यही होगा आपके गोले के व्यास तथा शंकु की ऊंचाई का अनुपात कितना हो जाएगा 1:2। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक किले में 50 दिनों के लिए भोजन है, यदि 10 दिनों के बाद 500 व्यक्ति और आ जाने पर शेष भोजन 35 दिनों के लिए पर्याप्त होता है, तो किले में प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे। चलिए सबसे पहले क्या है, किले में प्रारंभिक व्यक्ति हम मानेंगे x। चलिए सबसे पहले उस किले में 50 दिन के भोजन था, 10 दिन के बाद, 10 दिन के बाद कहने का मतलब 10 दिनों भोजन को उपयोग करेंगे, तब 10 दिनों के लिए भोजन था, अब कितने दिन के लिए बच जाएगा 40 दिन के लिए बच जाएगा। चलिए बराबर, अब क्या बोला गया है 500 सैनिक और जाने पर, तो पहले सैनिक x थे, अब इसमें क्या आ जाएंगे 500 सैनिक और आ जाएंगे, तब वो भोजन कितने दिन के लिए पर्याप्त था 35 दिन के लिए पर्याप्त था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 35। चलिए 5 7 35 और ये हो जाएगा 5 8 40, क्या हो जाएगा 8x इक्वल टू होगा 7x और कितना होगा प्लस 3500। चलिए ये इधर जाके घटेगा, कितना आएगा 8x माइनस 7x इक्वल टू 3500, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3500। तो आप ये मान के चलिए कि उसमें आरंभ में किले में कितने व्यक्ति थे, तो उतने व्यक्ति थे आपके 3500 व्यक्ति थे, मतलब आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक चीज आपको नोटिस करने वाले, पहले 50 दिनों के लिए खाना था, ये 10 दिन के बाद, 10 दिन बाद कहने का मतलब 50 दिन पहले था, 10 दिन के बाद उसमें 40 दिन का खाना बनेगा, क्योंकि जो व्यक्ति वहाँ स्टार्टिंग में थे वो 10 दिन तो खाना कंज्यूम करेंगे ही, तो पहले उसका कितना 50 दिन का था, 10 दिन बाद कितना हो जाएगा वो 40 दिन के लिए, इसलिए यहाँ पे 40 किया गया है। आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि यहाँ पे 50 है तो यहाँ पे 40 क्यों किया गया है, क्योंकि 10 दिन बाद बोला गया है इसलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, राम श्याम और हरि एक कार्य को क्रमशः 30 45 और 60 दिनों में कर सकते हैं, यदि वो मिलकर उस कार्य को करके 7800 रुपये कमाते हैं, तब राम को क्या राशि मिलेगी। सबसे पहले देख लेते हैं किसी काम को कौन मिलकर, राम श्याम और हरि, राम श्याम और हरि तीनों मिलकर उस काम को कर रहे हैं, क्रमशः कितने दिन में, राम करते हैं 30 दिन में, श्याम करते हैं 45 दिन में और हरि करते हैं 60 दिन में। चलिए टोटल वर्क निकाल लेते हैं, इनका एलसीएम ले लेंगे, क्या होगा ये तीनों का एलसीएम हो जाएगा 180। चलिए 180 तो कितना हो जाएगा, ये एक दिन का काम इसका 6 और इसका हो जाएगा 4 और इसका हो जाएगा 3। ठीक है, तो सबसे पहले तीनों को निकाल लेते हैं, एक दिन का काम कितना हो जाएगा 6x प्लस 4x प्लस 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, टोटल पैसा मिलता है उनको 3800 रुपये। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 और 3 13x 3800, सॉरी 7800, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 7800/13। चलिए 1 और 6 तो कितना हो जाएगा आपका 600। अब आपको क्या बोला गया है यहाँ पे, तब राम का धनराशि कितने मिलेगी, तो राम को कितने मिलना चाहिए 6x, तो कितना हो जाएगा 6 × 600 बराबर कितना होगा 6 छक्का 3600, 3600 रुपये मिलेगा आपको राम की राशि। तो राम की राशि हो जाएगी 3600 रुपये, जो कि है आपके ऑप्शन डी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 28। क्वेश्चन नंबर 20, एक घन की प्रत्येक भुजा में यदि 30% की वृद्धि कर देने पर इसके संपूर्ण पृष्ठ में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। एक घन है, उसके प्रत्येक के अगर उसके भुजा में 30% की वृद्धि हो जाएगी तो संपूर्ण पृष्ठ में कितने की वृद्धि होगी। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है इसका 6a²
ठीक है, मतलब उसके सिर्फ एक ए स्क्वायर मतलब दो भुजा में हम वृद्धि करेंगे तो उसके संपूर्ण में कितने वृद्धि हुए हमको मिल जाएगी। तब आप मान लीजिए यदि प्रत्येक भुजा घन के प्रत्येक भुजा में कितना 30, मतलब एक भुजा में आप वृद्धि 30% करेंगे तो सभी भुजाओं में कितने हो जाएगी 30। तो ये भी फार्मूला में आप इसको कर सकते हो, सभी में 30% की वृद्धि कर दीजिए। 30 प्लस 30 30 कितना हो जाएगा 900 बटा 100, ये कटेगा कितना आएगा 30 30 60 प्लस 9 96% की क्या हो जाएगी उसके वक्र पृष्ठ में वृद्धि हो जाएगी 96 सॉरी 69% की क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है ए की पूंजी का 3 गुना, बी के पूंजी का 5 गुना तथा सी के पूंजी का 7 गुना परस्पर बराबर हो तो इनके लाभों का अनुपात क्या होगा। चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिकोड कर लेते हैं। क्या है, ए की पूंजी का 3 गुना, ए की पूंजी का 3 गुना मतलब 3a बराबर बी की पूंजी का 5 गुना मतलब 5b बराबर सी की पूंजी का 7 गुना 7c। चलिए सबसे पहले 3a प्लस 5b को इक्वेट कर लेते हैं। a बाई बी कितना आएगा, a बाई बी आ जाएगा आपका 5/3। चलिए वैसे ही लिख लेते हैं यहाँ पे 5b इक्वल टू 7c, तो b बाई सी कितना हो जाएगा, b बाई सी हो जाएगा आपका 7/5। चलिए अब आप ए बी सी का अनुपात निकाल लीजिए, a अनुपात b अनुपात c। ए बी कितना दिया है आपको 5/3 और बी सी कितना है 7/5। यहाँ पे 3 कर लीजिए, यहाँ पे 7 कर लीजिए। चलिए गुणा कर लीजिए, 7 पंच कितना हो जाएगा 35, 7 तिया 21 प्लस 5 तिया 15। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 35 21 15। 35 21 15 किस में है आपका ऑप्शन नंबर सी 35 21 15। ठीक है, चलिए उससे सिमिलर मिलता हुआ एक और ऑप्शन है 35 15 21, वो गलत है क्योंकि वहां पे आपका सीक्वेंस गलत है, ये हो जाएगा 35 21 15 ऑप्शन सी। चलिए देख लीजिए यहाँ पे क्या दिया है आपका 4n इंटू 20 माइनस 20 की पावर 20 m माइनस 20, 12 की पावर m माइनस n, 15 की पावर m माइनस n माइनस 2, 16 की पावर m, 5 की पावर m प्लस 2m प्लस n और 9 की पावर m माइनस 1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले क्या है यहाँ पे 4 की पावर n गुणा 20 की पावर m माइनस 1। चलिए अब क्या है 12 की पावर m माइनस n गुणा 15 की पावर है m प्लस n माइनस 2। चलिए अपॉन कितना दिया आपका 16 की पावर m गुणा 5 की पावर 2m प्लस n गुणा 9 की पावर m माइनस 1। चलिए अब क्या होगा जब हमको इसको सबसे पहले ब्रेक करते हैं छोटे छोटे में तो क्या हो जाएगा, इसको 4 की पावर n को 4 की पावर n ही रहने दीजिए। चलिए अब हो जाएगा 20 को क्या कर सकते हैं हम 5 गुणा 4, 5 चौक 20 की पावर क्या हो जाएगा m माइनस 1। चलिए कितना हो जाएगा 3 गुणा 4, 3 चौक 12 की पावर कितना हो जाएगा m माइनस n। चलिए 5 तिया 15, 3 पंच 6 15 बराबर कितना हो जाएगा ये m प्लस n माइनस 2। चलिए नीचे आ जाइए, क्या हो जाएगा ये 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 गुणा 4 इसकी पावर हो जाएगी आपकी m। चलिए 5 की पावर हो जाएगी ऑलरेडी दिया हुआ है 2m प्लस n, फिर 9 के पावर हो जाएगा 9 को लिख सकते हैं हम लोग 3 इंटू 3, 3 गुणा 3 के पूरे की पावर क्या हो जाएगा m माइनस 1। चलिए सब सिर्फ सबका सेपरेट कर लेते हैं, क्या होगा m की पावर n इंटू 5 की पावर m माइनस 1 और 4 की पावर m माइनस 1। चलिए 3 की पावर क्या होगा m माइनस n गुड़ी 4 की पावर हो जाएगा m माइनस n। चलिए उसके बाद हो जाएगा 3 की पावर m प्लस n माइनस 2 और 5 की पावर हो जाएगा m प्लस n माइनस 2 बटा क्या हो जाएगा आपका 4 की पावर m इंटू 4 की पावर m। चलिए इंटू क्या हो जाएगा 5 की पावर 2m प्लस n इंटू 3 पावर m माइनस 1 इंटू 3 पावर m माइनस 1। ठीक है, अब उनको जोड़ेंगे जिनका बेस क्या होता है बराबर है तो उसके पावर को क्या करेंगे जोड़ते चले जाएंगे। तो क्या हो जाए चलिए 4 कितने बार है 4 की पावर क्या है यहाँ पे n ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए प्लस m माइनस 1 ये हो गया प्लस
m माइनस n, चलिए 4 हो गया। अब लिखे 5 की पावर को, 5 की पावर m माइनस 1, आगे कुछ क्या है वहां पे प्लस m प्लस n माइनस 2। चलिए अब 3 का पावर लिख लीजिए, क्या होगा 3 की पावर, 3 की पावर हो जाएगा आपका m माइनस n प्लस m प्लस n माइनस 2। चलिए नीचे में वैसे देख लें, जिसका बेस बराबर हो उसके पावर को सबको क्या करेंगे, जोड़ते चले जाएंगे। 4 क्या होगा 2m, चलिए 5 कितना है यहाँ पे एक ही है तो क्या होगा 5 की पावर 2m प्लस n, और 3 का क्या होगा 3m माइनस 1 प्लस m माइनस 1। ठीक है, चलिए जब इसको घटाएंगे तब आपका अंतिम उत्तर आएगा आपका 1/500। कब, जब यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका n कट जाएगा, इसे जो कटेगा, और अंत में क्या होगा जब बेस बराबर हो तब उसके पावर को घटाएंगे तब आएगा 1/500। ठीक है, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, पांच भुजाओं वाले एक नियमित बहुभुज की बाहरी कोण का माप क्या होगा। कोई भी बहुभुज हो उसकी बाहरी भुजा का योग कितना होता है 360। यहाँ पे क्या गया गया है आपको, पांच भुजा वाले, तो ऊपर होगा बाहरी भुजा उसका होगा 360, और इसके 5 से भाग देंगे तो आएगा 72 डिग्री। तो उसका प्रत्येक भुजा कितना आएगा आपका 72 डिग्री का होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। यदि a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 4, c बाई 7 इक्वल टू a प्लस b प्लस c है, तब इसका मान क्या होगा। तो देखिए a इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, b इक्वल टू 4, c इक्वल टू 7। तो यहाँ पे रख दीजिए a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 4, c इक्वल टू 7 अपॉन c इक्वल टू 7। कितना हो जाएगा ऊपर में 7 4 11 3 14, 14 बटे 7 कितना होगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितना आएगा 2, ऑप्शन बी। चलिए देखिए 33 नंबर क्या होगा, x की घात 5 माइनस x की घात 4 पूरे की घात 3 माइनस x की भागित x की घात 2। चलिए क्या होगा x की घात 5 भागित x की घात 4, चलिए और उसके पावर कितना दिया है 3 भागित x की घात 2 इक्वल टू क्या होगा क्वेश्चन मार्क। चलिए जब बेस बराबर हो तो पावर घट जाएंगे, क्योंकि बीच में क्या है भाग है, तो क्या हो जाएगा x की घात 3 भागित x का घात 2। चलिए क्या होगा x की घात 3 भागित x की घात 2, फिर बेस बराबर है पावर घट जाएगा, कितना आ जाएगा x। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका x। x किस में है आपके ऑप्शन सी में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 34। क्वेश्चन नंबर 34 एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पहले क्या करते हैं, पहले का को सॉल्व करेंगे, फिर भाग को, फिर गुणा को, फिर प्लस, फिर अंत में क्या करेंगे घटाएंगे। चलिए देख लीजिए क्या होगा यहाँ पे, या क्वेश्चन यहीं पे है। दो दूनी कितना हो जाएगा ये 4, दो दूनी कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 चौक कितना हो जाएगा 16 प्लस 2 का मतलब हो जाएगा गुणा 3 के साथ। चलिए उसके बाद क्या है आपका 3 गुणा 6 माइनस 7। चलिए ब्रैकेट सॉल्व करेंगे होगा 2 और ये 7, ये हो जाएगा 7। चलिए अब हो जाएगा 4 प्लस 16, चलिए 6 गुणा 6 माइनस 7 गुणा 7। चलिए 4 प्लस 16, 6 छक्का 36 और 7 सत्ते 49। चलिए जोड़ लीजिए कितना होगा ये 16 4 20 और ये हो जाएगा 56, 56 माइनस 49 तो कितना हो जाएगा 7। इसका उत्तर आएगा आपका 7, किस में है आपके ऑप्शन बी में है। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, यदि √2 अनुपात 1 प्लस √3 समानुपात √6 प्लस x अनुपात x, तब यहाँ पे x का मान क्या होगा। चलिए देख लीजिए क्या होगा, √2 अपॉन कितना है 1 प्लस √3 इक्वल टू क्या है √6 अपॉन x। चलिए क्या होगा तिर्यक गुणा करेंगे तो कितना होगा x इंटू √2 क्या होगा √6 1 प्लस √3। चलिए क्या होगा x इक्वल टू क्या होगा 6 1 प्लस √3 अपॉन √6 2, 2 से 2 कट के कितना √3 आएगा, x इक्वल टू आ जाएगा आपका √3 1 प्लस √3, x इक्वल टू हो जाएगा आपका √3 प्लस 3। ये होगा x की वैल्यू √3 प्लस 3। √3 प्लस 3 क्या है आपके ऑप्शन डी में दिया है √3 प्लस 3। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, वर्तमान में पति और पत्नी की उम्र का योग कितना है 60 है। यदि 4 वर्ष पहले उनकी उम्र का अनुपात 7x
और 7x 6x था, तब पति की उम्र क्या है? क्या कहा गया है? 4 वर्ष पहले उनकी उम्र का अनुपात कितना था? 7:6 था। ठीक है, चलिए देख लीजिए 4 वर्ष पहले। तो 4 वर्ष पहले क्या होगा? इनकी उम्र कितना था? 7x था और 6x था। तो जब वर्तमान जाएंगे तो बाद में जाएगा तो क्या होगा? 7x + 4 और 6x + 4, क्योंकि पहले था उसके बाद हम फिर वर्तमान में आएंगे। यह 4 वर्ष पहले की बात है और यह क्या है? वर्तमान की बात। चलिए अब क्या दिया है? वर्तमान में पति और पत्नी की उम्र का योग 60 था, तो प्लस इसको जोड़ के किसके बराबर कर दीजिए? 60 के। तब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 13x, ये हो जाएगा +8 बराबर हो जाएगा 60। तो 13x बराबर हो जाएगा 52। तो 13 एकम 13, 13 चौक 52, x इक्वल टू हो जाएगा आपका 4। अब आपको क्या पूछा गया है? पति की उम्र क्या है? तो पति की उम्र वर्तमान में क्या होगा? ये आपके पति की उम्र है, क्या हो जाएगा? 7 चौक 28 और 4 32 साल। तो हो जाएगा आपका 32। यहाँ पे सिर्फ x इक्वल टू आप रखेंगे 4, तो 7 चौक 28 4 32। यहीं पे पत्नी का पूछा जाता तो 4x 6x + 4 में आप अगर x की मान 4 रखेंगे तब आपको उनकी पत्नी का भी उम्र मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, 17 रुपये प्रति किलोग्राम वाली गेहूं को 12 रुपये प्रति किलोग्राम वाली गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 13.5 रुपये प्रति किलोग्राम वाला एक मिश्रण प्राप्त हो? तो चलिए क्या बोला गया है? 17 रुपये प्रति किलोग्राम वाली गेहूं 17 रुपये और एक कितना है? 12 रुपये। अब इन दोनों को मिश्रित किया जाता है और मिश्रण करके कितना रुपया बनाया जाता है? 13.5। चलिए तो अब क्या होगा? ये 12 में 13.5 जाएगा तो 1.5 आ जाएगा और इधर हो जाएगा आपका 17 14 15 16 कितना हो जाएगा? 3.5। ये हो जाएगा आपका 15 और ये हो जाएगा आपका 35। 5 तिया 15 और 5 सत्ते 35। 3:7 में मिलाना पड़ेगा। कहने का मतलब 17 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं को 3 अनुपात में मिलाना पड़ेगा और 12 रुपये प्रति किलोग्राम वाली गेहूं को 7 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा, ताकि जो मिश्रण हो जाएगा 13 रुपये 5 पैसे 50 पैसे प्रति किलोग्राम के मिश्रण में प्राप्त हो जाएगा। मतलब किस अनुपात में मिलाना जाना चाहिए? 3:7। 3:7 आपके ऑप्शन सी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर है 38, 7 और 48 का मसा में 20 जोड़ने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी? 72 और 48 का मसा होता है 24 और 24 में आप 20 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 44। ऑप्शन सी आपका सही होगा, क्योंकि बोला गया है कि मसा में 20 जोड़ना चाहिए और आपके 72 और 48 का मसा होता है आपका 24 और 24 में 20 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 44। चलिए आगे किया जाए। कितना है? क्वेश्चन नंबर 39, 9 और 25 का तृतीयानुपाती क्या होगा? ये बहुत ही आसान है। दोनों संख्याओं को वर्गमूल निकाल के गुणा कर दीजिए, तृतीयानुपाती मिल जाएगा। कहने का मतलब 9 का वर्गमूल होगा 3 और 25 का वर्गमूल होगा 5 और 5 3 और 5 का गुणा कर दीजिए 15, 15 होगा इन दोनों का तृतीयानुपाती। 15 किस में है देख लीजिए, आपके ऑप्शन बी में है, बी सही होगा। चलिए 40 देख लीजिए क्या दिया गया है। 36 आदमी मिलकर 140 मीटर लंबी दीवार 21 दिन में बना सकते हैं। यदि वही दीवार 14 दिन में उसी औसत से बनाई जाए तो कितने आदमी की आवश्यकता होगी? चलिए क्या होगा? ये MDH/वर्क डन और MDH/वर्क डन। चलिए स्टार्टिंग में कितने मेन थे? 36 मेन थे और उन्होंने 21 दिन काम किया और कितना? 140 मीटर दीवार बना ली। सेम दीवार बनाएंगे, ये भी यहाँ पे 140 हो जाएगा। तो 21 दिन 14 दिन में उसी दीवार को, तो एक्स कर ले कितना आदमी लगेगा? कितना? 14 दिन में 7 दूनी 14, 7 तिया 21। चलिए ये दोनों कट जाएगा, कितना होगा? 2 और हो जाएगा 18, 18 तिया हो जाएगा 54। 54 आदमी लगेंगे तो कितने? 54 आपके ऑप्शन ए में दिया है 54, क्योंकि यहाँ पे आपको बोला गया है सेम उसी कार्य को, मतलब हो जाएगा 140 मीटर ये भी बना रहे थे, ये भी 140 मीटर बनाएंगे। पहले के दिन कितने थे? 21 दिन थे, बाद में कितने दिन हो गए? 14 दिन। जब दिन कम होंगे तो उसमें मजदूर या उस आदमी की संख्या क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर है 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, एक व्यक्ति बिलासपुर से रायपुर की तक 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जबकि 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। जब दोनों एक ही दूरी को दो अलग अलग चाल से तय किया जाए और दोनों की दूरी आपस में बराबर हो तो उसका औसत चाल होता है 2xy/x + y। चलिए क्या हो जाएगा? 2x कितना दिया है आपका? 12 और कितना दिया है? 15 और 12 15 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 27। चलिए 3 पंचे 15, चलो 3 निया 27,
3 तिया 9, 3 चौक 12, और कुछ कटेगा क्या? नहीं। चलिए कितना होगा? 40, 5 चौक 20 और 40, 40/3। चलिए 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 तिया 9, 13 सही 1/3 किलोमीटर प्रति किलो प्रति किलो प्रति घंटा की चाल से जाएगा। देखिए 13 सही 1/3 किस में है? आपके ऑप्शन में है। मतलब बीच की दूरी अगर बराबर हो तब आप क्या कर सकते हैं? औसत चाल हो जाएगी आपकी 2xy/x+y। चलिए आइए देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या दिया है? नीचे दिए गए पाई चार्ट में देश में चावल, गेहूं, चीनी और चाय के उत्पादन की तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पे दिया गया है एक देश में चावल की खपत कितनी दे दिया गया है? 55%। वहीं पे गेहूं का दिया है 30, चीनी का दिया है 10 और चाय का दिया है 5%। और विभिन्न इसके नीचे क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन को इस पाई चार्ट का अध्ययन करके आपको उसका उत्तर बताना है। तो सबसे पहले देख लीजिए क्या दिया गया है। गेहूं और चीनी का कुल उत्पादन तथा गेहूं और चीनी का कुल उत्पादन और चावल और चाय का कुल उत्पादन के अंतर का अनुपात कितना है? देखिए गेहूं और चीनी का कुल उत्पादन, गेहूं कितना है 30 और चीनी कितना है 10, तो कितना हो जाएगा 40। और क्या बोला गया है? चावल और चाय का कुल उत्पादन का अंतर, इनका 55 माइनस अंतर हो जाएगा 50, 40 का अनुपात क्या हो जाएगा? यहाँ पे 40 आ गया और 50 का अनुपात कितना हो जाएगा आपका? 4:5। 4:5 किस में है आपका? ऑप्शन ए में। चावल और चाय का कुल उत्पादन गेहूं के उत्पादन से कितना ज्यादा है? देख लीजिए चावल और चाय का कुल उत्पादन, चावल कितना है और चाय कितना हो जाएगा? 60%। गेहूं का 30% है, तो 30 का डबल क्या हो जाएगा? 60, इसलिए 100% बढ़ेगा। 100% कहाँ है? आपके ऑप्शन बी में। चलिए गेहूं को प्रतिशतता का माध्य कोण की कितने डिग्री का है? तो गेहूं का प्रतिशतता का माध्य कोण कितना दिया है आपका? गेहूं कितना दिया है? 30। चलिए देख लीजिए माध्य कोण कितना होगा इसका? 30 दिया है। हम निकाल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 44। गेहूं गेहूं प्रतिशत का माध्य कोण तथा कितने डिग्री का है? तो हो जाएगा पहले गेहूं का कितना दिया है 30 और कितना पूरा टोटल 360 होता है और बटा कितना हो जाएगा 100। चलिए जीरो ये जीरो कटेगा, जीरो कितना होगा? 36 गुणा 3 हो जाएगा आपका 108। 108 डिग्री हो जाएगा आपका ऑप्शन डी में। देखिए क्या दिया है? चावल, गेहूं, चीनी, चाय का कुल उत्पादन 5 लाख है, 50 लाख है, तो किलोग्राम देश में चावल का उत्पादन कितना होगा? तो सबसे पहले आप देख लेंगे टोटल सबका 50 लाख दिया है, उसका 55% निकालेंगे तो आएगा आपका 2,75,000। क्योंकि यहाँ पे आपको क्या पूछा? चावल का उत्पादन कितना है? तो चावल का उत्पादन 55% है, तो ये दिए हुए संख्या का यदि आप 55% निकालेंगे तो आपका आएगा 2,75,000, जो कि आपके किस में है? ऑप्शन सी में है। चलिए अब आगे क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्न बहुभुज कोण के अंतःकोण को सुमेलित कीजिए। आप एक जानते हैं क्या त्रिभुज का अंतःकोण कितना होता है? त्रिभुज का अंतःकोण होता है 180 डिग्री। देखिए 180 डिग्री कहाँ है आपका? ये तो त्रिभुज का कितना हो जाएगा? 4। तो किसने देखिए आपका 1 का 4 किस में है? ऑप्शन ए में है और ऑप्शन 2 में है। तो उसके चतुर्भुज उससे थोड़ा ज्यादा होगा तो कितना हो जाएगा? चतुर्भुज हो जाएगा आपका 360, पंचभुज हो जाएगा आपका 540 और षटभुज हो जाएगा आपका 720। इसको निकालने का तरीका होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री। यहाँ पे n कितना होगा? भुजाओं की संख्या हो जाएगी। आप इसमें से कोई सा भी देख लीजिए कौन सा फॉलो कर रहा है। 1 का 4, 2 का 2, 3 का 1 और ऑप्शन ए। ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। आप किसी भी बहुभुज का आंतरिक कोण इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। जस्ट n इक्वल टू आपको रखेंगे भुजाओं की कितनी संख्या, जैसे त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है तो यहाँ n इक्वल टू 3 रखेंगे। चतुर्भुज में 4 भुजा रहती है तो यहाँ n इक्वल टू 4 रखेंगे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 47। क्वेश्चन नंबर 47 है 500 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? चलिए बहुत ही आसान है, सिंपल क्वेश्चन है। आपको क्या दिया गया है? साधारण ब्याज निकालना है। तो यहाँ पे पी कितना दिया है आपका 500, आर कितना दिया है आपका 10% और टाइम कितना दिया है 3 वर्ष और कितना हो जाएगा 100। चलिए कट के हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 30 गुणा 5, तो कितना 30 पंचे कितना हो जाएगा 150 रुपये हो जाएगा इसका साधारण ब्याज। कहाँ है आपका? ऑप्शन बी में। ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। रमेश ने कुछ वस्तुएं 4 रुपए में
4 के भाव से खरीद कर 8 रुपए में 6 के भाव से बेच दिया, इस क्रय और विक्रय में लाभ का प्रतिशत क्या होगी। चलो यही बना देते हैं, क्या दिया गया है। रमेश ने कुछ पूछते हैं, सबसे पहले यहाँ सीपी लिख लीजिए और एसपी लिख लीजिए। चलिए रुपए वाले को सीपी में डालिए, क्या होगा 5 रुपए में 4 के भाव से, उसके बाद 8 रुपए में 6 के भाव से, ठीक है। चलिए कितना होगा, 6 पंच 30, 6 पंच 30 और 8 चौक 32। कहने का मतलब 30 रुपए में खरीद के 32 रुपए में बेचा, 2 रुपए का फायदा हुआ किसमें, 30 में, और प्रतिशत में लाने के लिए 100%, ये कैंसिल ये कैंसिल, कितना हो जाएगा आपको, ऊपर में 20 और नीचे में हो जाएगा 3, कितना होगा 3 गम 3, 3/2/3% का क्या होगा आपका लाभ होगा। 3 छका 18 और बचा 2, ऊपर में 2 शेष फल आएगा, नीचे में 3 आएगा, 3 सही 2/3% का लाभ होगा, क्योंकि आपका सीपी 30 है और एसपी कितना है 32, मतलब आपको 2 यूनिट का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 49। क्वेश्चन नंबर 49 है 8 की घात 2/3 किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, इसको 8 को लिख सकते हैं आप 2 की घात 3 और पूरे की घात 2/3, ये 3 से 3 कटेगा और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है। ये करणीय एवं घातांक का क्वेश्चन था जो कि बहुत ही आसान था। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, क्या कहा गया है, एक सेना का जनरल चाहता है कि उसके 36,562 जवान एक ठोस वर्ग बनाए ताकि व्यवस्थित करने के बाद कितने जवान छूट जाएंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या करना, दिए हुए संख्याओं को आपको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, और जो शेष फल आएगा उतने व्यक्ति क्या हो जाएंगे, छूट जाएंगे। तो चलिए दी हुई संख्या का क्या निकालेंगे हम, वर्गमूल निकालेंगे। तो दी हुई संख्या कितना है आपका 36,562। चलिए इसका पेयर बना लीजिए पीछे से, टिका रहेगा 3 यहाँ। चलिए 3 का क्या होगा आपका, भाग विधि से 1 क्या हो जाएगा, 1 बचेगा कितना 2, यहाँ पे आ जाएगा 65, यहाँ पे आप दे देंगे 1, कितना हो जाएगा 2। चलिए 9 से दे दीजिए, क्या हो जाएगा 9 × 81 का 1 हासिल 8, 9 दूनी 18 और 18 8 कितना हो जाएगा 26, बचेगा कितना यहाँ पे 4, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा 62। यहाँ पे इकाई अंक 9 है तो 9 जोड़ दी, 9 9 कितना हो जाएगा आपका 18 की 8 और यहाँ पे 3। चलिए कितने बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, एक कितना हो जाएगा 381, बचेगा यहाँ पे 1, यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा कट जाएगा, मतलब 81 ऐसे जवान हैं जिनको व्यवस्थित करने के बाद छूट जाएंगे, क्योंकि 81 ऐसे हैं जो वर्गमूल में क्या हो जाता है, बाहर हो जा रहे हैं शेषफल। मतलब एक चौकोन बनाने के लिए एक परफेक्ट वर्ग चाहिए, और परफेक्ट वर्ग बनाने के लिए इसमें 81 व्यक्ति एक्स्ट्रा हो जा रहे हैं जो जवान छूट जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हमने सी सेट के आए हुए मैथ्स के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन को आपके सामने डील किया है। इसके बाद 30 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग का क्वेश्चन। चलिए धन्यवाद। 4 का ये जो रीजनिंग के सवाल, तो 51 नंबर के सवाल, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो हमें त्रिभुज बताना है, 1 2 3 और एक बड़ा वाला, एक क्या जी बड़ा वाला। तो कुल कितने हो जाएंगे यहाँ पर 4 त्रिभुज हो जाएंगे। कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 4 त्रिभुज हो जाएंगे। कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर का क्वेश्चन। 52 नंबर का क्वेश्चन ये रहा हमारा। 52 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। कथन, सभी फल पत्तियां हैं और कुछ, ये कुछ है ना, ये क्या है कुछ फल अंगूर हैं। तो चलो चित्र बनाते हैं। पहले तो ये रहा सभी का चित्र, सभी का चित्र। सभी फल क्या हैं, पत्तियां हैं। और दिया है कुछ फल अंगूर हैं, कुछ फल क्या हैं, अंगूर हैं, कुछ फल अंगूर हैं। ये ऐसा बना दिया। अब निष्कर्ष देख लेते हैं। कुछ पत्तियां अंगूर है, कुछ पत्तियां अंगूर है, बिल्कुल राइट है। सभी अंगूर फल हैं, सभी अंगूर फल है क्या, गलत है। तो यहाँ पर निष्कर्ष 1 निकलता है, ये राइट उत्तर हो जाएगा, निष्कर्ष 1 निकलता है। चलिए अगला प्रश्न आते हैं 53 नंबर का प्रश्न। 53 नंबर का प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वेन आरेख में उन परिवारों की संख्या दर्शाई गई है जिन्हें 3 अलग अलग स्थान श्रीनगर, शिमला, गंगटोक की यात्रा की है। ठीक है, तो प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न उन परिवारों की संख्या कितनी है जिन्होंने श्रीनगर, शिमला और गंगटोक में कम से कम 2 स्थानों की यात्रा की है। कम से कम 2 स्थान की यात्रा, तो कम से कम 2 में ये 22 आएगा। कम से कम 2 में क्या क्या आएगा, कम से कम 2 में 22 आएगा, और क्या आएगा जी 22 आएगा, ये 5 आएगा, 7 आएगा, और ये कम से कम 2 में ये 15 भी आएगा। सबको जोड़ लेते हैं।
2 और 5 7, 7 7 14, 14 और 9 19 का 9 और ये 49। इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 49 आ जाएगा। 49 किसी ऑप्शन में होंगे, 49 किसी ऑप्शन में, यहाँ पर डी ऑप्शन में 49 है, ये उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 54 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 54 नंबर का प्रश्न, एक पासे की दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है जिसके 6 फलक पर ए बी सी डी ई एफ में से एक एक अक्षर अंकित है, उस अक्षर का चयन कीजिए। दो डी दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा है? तो डी के विपरीत फलक पर कौन सा है ये पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पर ए, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर भी बी है, तो दो सतह कॉमन वाले हैं, तो ये डी का विपरीत क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पर है? डी में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन 55 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 55 नंबर का क्वेश्चन, हाँ, इस क्वेश्चन को कितने लोग सही बनाए थे कमेंट करके बताना है, ठीक है, और कितने लोगों का गलत हुआ है, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ये पूछ रहा है, ठीक है। तो या तो इनका संबंध इन तीनों का संबंध होगा या इन तीनों का संबंध होगा। तो ये क्या है? देखो ये क्या किया है? 28 को 4 से भाग दिया है, और ये जो लास्ट है 27 को 3 से भाग दिया है, तो इसको भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा? 7। ये कितना आ जाएगा? 9। जोड़ूंगा 7 और 9 कितना जी? 16। बीच में कितना लिख दिया है? 16 लिख दिया है। उसी प्रकार यहाँ पर दूसरे पंक्ति में 44 को 4 से भाग दूंगा और 15 को किससे भाग दूंगा? 3 से। तो ये कितने बार में? 11। ये कितने बार में? 5। 11 और 5 कितना लिख दिया है? 16। यहाँ पर भी 16। यहाँ पर क्या आएगा? तो यहाँ पर 84 को किससे भाग दूंगा जी? 4 से। और यहाँ पर 24 को किससे भाग दूंगा जी? 3 से। तो ये कितने बार में जाएगा? 21 बार में। कितने बार में? 8। 21 और 8 कितना आ जाएगा? 29 आ जाएगा। 29 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में 29 है, जो कि राइट है, ठीक है। कितने लोगों का सही बना था कमेंट करके बताना है। चलिए अगला प्रश्न आते हैं। अगला 56 नंबर का प्रश्न, ये रहा 56 नंबर का प्रश्न। देखो इधर, राहुल के पास 340 रुपए है, जिसमें 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के नोट है। सभी नोटों की संख्या बराबर है। राहुल के पास कुल नोटों की संख्या क्या है? ठीक है, माना कि प्रत्येक नोटों की संख्या, माना कि प्रत्येक नोटों की संख्या, प्रत्येक नोटों की संख्या, प्रत्येक नोटों की संख्या को हम मान लेते हैं एक समान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक समान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 2 रुपए के कितने हो जाएंगे? 2x, और ये कितना? 5x, और ये कितना? 10x। सबको जोड़ूंगा तो कितना होगा? 340 रुपए। 2 और 5 7, ये हो जाएगा 17x बराबर 340। तो x बराबर आ जाएगा 340 बटे कितना जी? 17। ये कितने बार में? 20 बार में। तो कुल नोटों की संख्या, तो कुल नोट कितने हैं? 3x है, 3x है। प्रत्येक नोटों की संख्या को एक समान है, 3x है। तो 3 गुणित क्या करूंगा? 20। तो 3 गुणित 20 करूंगा तो कितना आ जाएगा? 60। कुल नोटों की संख्या उसके पास कितना है? 60 है। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा हमारा अगला प्रश्न, देखते हैं। पुरुषों और घोड़ों के एक निश्चित समूह में पैर की कुल संख्या सिर की संख्या के 2 गुने से 14 अधिक है। समूह में कितने घोड़े हैं? तो ये बोल रहा है जितना पैर है, जितना पैर है उस सिर उसका 2 गुने से कितना अधिक है? 14 अधिक है। 2 गुने से कितना अधिक है? 14 अधिक है। तो पुरुषों के कितने पैर होते हैं? माना कि पुरुषों की संख्या को हम एक समान लेते हैं, एक सा। और घोड़ों की संख्या को y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं भाई? तो पुरुष के कितने पैर होते हैं जी? 2x। घोड़े के कितने? 4x। ठीक है, सिर चाहे घोड़ा हो चाहे पुरुष एक ही सिर होंगे। गुणित 2 प्लस कितना? 14। चलो इसी को हल करते हैं। 2x प्लस 4y, ये y है ना, ये y है, y 4y। और ये कितना हो जाएगा? 2x प्लस 2y प्लस कितना जी? 14। ये दो कट जाएगा तो ये आ जाएगा 4y माइनस 2y बराबर कितना? 14। तो ये आ जाएगा 2y बराबर कितना जी? 14।
तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा 7, y बराबर कितना आ जाएगा 7। अब y को हमने क्या माना है, घोड़ा, तो घोड़ों की संख्या कितनी है, 7 है, घोड़ों की संख्या कितनी है 7 आ जाएगा, यहाँ से आराम से निकाल सकते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 58 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर यदि प्लस और गुणा को आपस में बदल दिया जाए और माइनस और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, 16 है, माइनस है, तो माइनस को क्या में बदल दिया जाए, भाग में, तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा जी, भाग 4। प्लस के जगह में क्या लिख दूंगा, गुणा, गुणा, गुणा कितना है 7। गुणा के जगह में क्या लिख देंगे, प्लस, प्लस कितना है 8। अब भाग के जगह में क्या लिख देंगे, -1, माइनस कितना जी 1। तो ये भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा, 4 बार में, 4 गुड़ी 7 + 8 -1, 7 चौक कितना हो जाएगा 28, 28 8 और 28 में 8 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा जी 36, 36 में 1 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 35। इसका राइट उत्तर कितना आ जाएगा 35। ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया है, ए में दिया है। चलो 59 नंबर के प्रश्न क्या है देखते हैं। ये रहा 59 नंबर का प्रश्न हमारा। देखो, यदि ए का अर्थ प्लस, बी का अर्थ गुणा, सी का अर्थ माइनस और डी का अर्थ भाग हो तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। क्या क्या है देख लेते हैं। 16, डी 4, ए 4, बी 2, सी 2। तो देखो 16, डी का मतलब क्या दिया है, डी का मतलब क्या दिया है जी, भाग 4। ए का मतलब क्या दिया है, प्लस 4। बी का मतलब क्या दिया है, गुणा 2। और सी का मतलब क्या दिया है, -2। ये इसी को हल करेंगे, भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा, 4 + 4 × 2 - 2। अब ये 4 और 4 दूने कितना जी 8 -2। और ये हो जाएगा 12, 12 में 2 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 10। 10 किसी ऑप्शन में होगा, ऑप्शन डी में, इसका राइट उत्तर हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन 60 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 60 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखो 60 नंबर का क्वेश्चन, यदि 23 जून 2008 को सोमवार था तो 23 जून 2020 को कौन सा, को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो ये केवल और केवल वर्ष बदल जाए वाला है, तो इसका बनाने का तरीका, वर्ष बदल जाए वाला को वर्ष बदल जाए, केवल क्या बदल जाए जी, वर्ष बदल जाए, बदल जाए। तो इसको बनाने का ये तरीका होता है वर्ष का अंतर, वर्ष का अंतर, वर्ष का अंतर प्लस देखते हैं लीप वर्ष, क्या देखते हैं, लीप वर्ष बटे क्या करते हैं 7। तो देखो ये जो दोनों दिया है 2008 और 2020 में कितने का अंतर है जी, 12 वर्ष का अंतर है। लीप वर्ष कितना आ जाएगा, देखो 8 लीप वर्ष है लेकिन 29 फरवरी पार कर चुका है, तो 12 आएगा, 12 के बाद 16 आएगा और 16 के बाद क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा बटे कितना 7। तो ये 15/7 करूंगा तो शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो ये जो सोमवार दिया है, ये जो सोमवार दिया है उसमें एक दिन जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मंगलवार। राइट उत्तर इसका क्या हो जाएगा, मंगलवार। ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं भाई। अगला प्रश्न, यदि 17 अगस्त 2003 को रविवार था तो 12 सितंबर 2014 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। चलो देखते हैं भाई, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो इधर, यदि यह प्रश्न ऐसा होता, देखो 17 अगस्त 17 अगस्त 2003 को 3 को दिया है, तो पहले हम निकाल लेते हैं 17 अगस्त 2014 तक निकाल लेते हैं। अब ये केवल क्या वाला बदल जाएगा, हो जाएगा केवल वर्ष बदल जाए वाला हो जाएगा, केवल वर्ष। इस दिन क्या दिया है, रविवार दिया है, रविवार दिया है, रविवार। तो वर्ष बदल जाए में बनाऊंगा तो कितने वर्षों का अंतर है जी, 11 वर्ष का अंतर है। कितने वर्ष का अंतर है, 11 वर्ष का। लीप वर्ष कौन कौन से आएगा, 2004 आएगा, 8 आएगा और 12 आएगा, 12, 3 लीप वर्ष आएंगे बटे कितना करूंगा 7। तो ये हो जाएगा 14, 14 को 7 से तो 0, तो 0। इस दिन तो रविवार ही था, कौन सा वार था, रविवार। अब अगस्त से कहाँ जाना है, सितंबर,
ये रहा हमारा अगस्त महीना और ये रहा हमारा सितंबर महीना। तो अगस्त में 17 तक पहुंच गए हैं, 31 अगस्त होता है, तो 31 में 17 घटा देंगे तो कितना बचेगा जी, 31 में 17 घटा दिया तो 31 में 17 घटाया तो कितना बचेगा, 14 बचेगा, 14। और सितंबर का कहाँ तक जाना है, 12 सितंबर तक। कहाँ सितंबर तक जाना है, 12 सितंबर तक। अब इसको 7 से भाग दूंगा तो 0 बचेगा, इसको भाग दूंगा तो कितना बचेगा जी, 5। तो इसमें 5 दिन जोड़ देना है, 5 दिन जोड़ दूंगा, रविवार में 5 दिन जोड़ूंगा तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। राइट उत्तर क्या आ जाएगा हमारा, शुक्रवार आ जाएगा। राइट उत्तर क्या आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया है, शुक्रवार दिया है। आ गया शुक्रवार। चलो आगे देखते हैं भाई। देखो इधर प्रश्न क्या बोल रहा है, 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई सप्ताह के विभिन्न दिनों में जो सोमवार से शुक्रवार है स्कूल जाते हैं। 2 व्यक्ति सी और बी के मध्य स्कूल जाते हैं। सी बुधवार से पहले जाता है, डी ई के तत्काल बाद स्कूल जाता है, ए शुक्रवार को नहीं जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन बुधवार को जाता है, ये पूछ रहा है। ठीक है, स्कूल कब कब जा रहा है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और कौन सा वार, शुक्रवार को ये स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, ये दिया है, ठीक ये दिया है। देखो अब देख लेते हैं, 2 व्यक्ति सी और बी के मध्य में स्कूल जाते हैं। 2 व्यक्ति सी और बी के मध्य में जाते हैं। ठीक, सी बुधवार से पहले जाता है। सी बुधवार से पहले जाएगा तो मान लेते हैं ये यहाँ सी ए चला गया। इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति स्कूल जाते हैं जी, कितने व्यक्ति स्कूल जाते हैं, 2 व्यक्ति। कितने व्यक्ति स्कूल जाते हैं, 2 व्यक्ति। ये दिया है सी और बी के मध्य में, हाँ 2 व्यक्ति सी और बी के मध्य में। ठीक है, ये हो गया। सी बुधवार से पहले जाता है, मतलब या तो ये इस दिन जाएगा मंगलवार को या सोमवार को, अभी मंगलवार मान के बना रहे हैं। देखो उसके बाद ई के तत्काल, देखो उसके बाद डी ई के तत्काल बाद स्कूल जाता है। तो डी और ई आया है क्या, नहीं, 2 लगातार जगह कहाँ चाहिए, यहाँ पर चाहिए। ई के तत्काल बाद में कौन जाएगा, डी जाएगा। तो यहाँ पर ई आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक, ए शुक्रवार को स्कूल नहीं जाता है, तो ए शुक्रवार को स्कूल नहीं जाता है तो ये यहाँ आ जाए, एक ही जगह में है। तो बुधवार को कौन स्कूल जाता है, बुधवार को ई स्कूल जाता है। कौन स्कूल जाता है, ई स्कूल जाता है। आगे बढ़े जी, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। है अगला प्रश्न हमारा ये रहा, 5 व्यक्ति ए बी सी डी और सप्ताह के विभिन्न दिनों में जो, अच्छा ये तो हो गया। ठीक, चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये रहा, देखो 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। कितने व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति हैं। 6 व्यक्ति हैं, देख लेते हैं। 6 व्यक्ति केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। चलो 6 व्यक्ति बैठा देते हैं भाई। 6 व्यक्ति, सभी का मुख कहाँ है, केंद्र की ओर है। तो ये हमने सभी के मुख को कहाँ कर दिया, केंद्र की ओर कर दिया। ठीक है, अब एफ ए के ठीक बगल में है। प्रश्न बनाने की शुरुआत कहाँ से करते हैं, जहां से बायां दायां लिखा हो। ई के दाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, डी बैठा है। तो सबसे पहले व्यक्ति को यहाँ बैठाना आसान होता है, क्योंकि यहाँ बैठे व्यक्ति का बायां दायां और आपका बायां दायां सेम होता है। तो ई के दाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, डी। तो ई के दाईं और पहला दूसरा यहाँ पर कौन बैठा है, डी बैठा है। डी को बैठा दिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। देखो बी ई के ठीक बगल में है। ई के ठीक बगल में कौन है, बी है। तो ई के ठीक बगल में बी को बैठा दिए। और सी के दाईं और दूसरे स्थान पर है। तो सी के दाईं और दूसरे स्थान पर कौन है जी, दूसरे स्थान पर कौन है, बी है। तो सी को यहाँ रखूंगा तो दायां पहला और ये दूसरा आ जाएगा। आगे देखो, डी के दाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, एफ बैठा है। तो डी के दाईं और दूसरा स्थान कौन आ जाएगा, डी के दाईं और ये पहला ये दूसरा, यहाँ पर कौन आ जाएगा, एफ आ जाएगा। एक जगह बचा है, एक नाम बचा है, तो ए यहाँ पर आ जाएगा। ए यहाँ पर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब सीधा प्रश्न जो पूछा है उसको देख लेते हैं। ई और ए के बीच में कौन बैठा है, ई और ए के बीच में। तो ई और
ई और ए के बीच में एफ और सी बैठे हैं। कौन कौन बैठे हैं जी? एफ और सी बैठे हैं। एफ और सी ऑप्शन नंबर ये जो दिया है ए में दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखो इधर 6 व्यक्ति विनय, माधव, नीलेश, सागर, अरविंद, राजेश 2 पंक्तियों में एक दूसरे के सामने खड़े हैं और हर पंक्ति में 3-3 व्यक्ति हैं। तो 3-3 व्यक्ति बैठे हैं, ऐसे 3-3 व्यक्ति बैठे हैं। ये रहा 3-3 व्यक्ति बैठा दिए हैं, जैसा प्रश्न बोल रहा है ऐसे बैठे हैं। ठीक है, हर पंक्ति में 3-3। नीलेश ठीक अरविंद और सागर के बीच में बैठा है। नीलेश किनके किनके? अरविंद और सागर के ठीक बीच में बैठा है। तो नीलेश यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा जी? नीलेश आ जाएगा, नीलेश आ जाएगा। अरविंद किसके बीच में बैठा है? सागर के बीच में बैठा है। तो मान लेता हूँ यहाँ पर सागर होगा। यदि यहाँ पर सागर होगा तो यहाँ पर कौन होगा? अरविंद होगा। यहाँ पर कौन हो सकता है? अरविंद हो सकता है। अरविंद या तो ऐसे बैठे होंगे या ऐसे। बैठा के देखते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। विनय के सामने नीलेश विनय के सामने नहीं बैठा है, तो यहाँ पर विनय नहीं आ सकता। यहाँ पर विनय नहीं आ सकता। ठीक है, देख लेते हैं। अरविंद के सामने माधव है। अरविंद के सामने कौन है? माधव। तो अरविंद के सामने यहाँ पर क्या आ जाएगा जी? माधव आ जाएगा। अब विनय यहाँ पर नहीं होगा तो विनय यहाँ बैठेगा। विनय यहाँ बैठेगा। विनय यहाँ। एक नाम और क्या छूट गया है? एक नाम और देखो, एक नाम नीलेश हो गया, विनय, माधव, अरविंद, राजेश। एक नाम बचा है, यहाँ पर राजेश आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? राजेश आ जाएगा। क्या प्रश्न पूछा है? तो राजेश कहाँ खड़ा है? विनय के सम्मुख खड़ा है। नहीं, गलत है। विनय और माधव के बीच में है। विनय और माधव के बीच में बिल्कुल सही है। विनय और माधव के बीच में कौन है? राजेश है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सुनीता अपनी कक्षा में शीर्ष से 10वें स्थान पर है। ऊपर से देखेंगे कितने नंबर पर है? 10वें स्थान पर। और नीचे से कितने नंबर पर है जी? 18वें नंबर पर है कक्षा में कुल। तो दोनों ओर के क्रमांक को जोड़कर 1 माइनस कर देंगे। 10 और 18 28। 28 में 1 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा? 27। तो इसका राइट उत्तर क्या आ जाएगा? 27 आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो इधर 10 छात्र वाले एक समूह में उनकी आयु के अनुसार किसी पंक्ति में बैठाया गया है। रोहन शुरुआत से देखो, एकदम सिंपल सा प्रश्न है। कितने लोग हैं? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग हैं। 10 लोग हैं। ठीक है, रोहन शुरुआत से 6वें नंबर पर है। 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर कौन है जी? रोहन है। यहाँ पर कौन बैठा है? रोहन बैठा है। ठीक है, और उसकी दोस्त सौम्या पंक्ति के अंत से 9वें नंबर पर है। इधर से गिनेंगे तो सौम्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर सौम्या है। यहाँ पर सौम्या है। ठीक है, तो उनके बीच में कितने छात्र बैठे हैं? तो रोहन और सौम्या के बीच में कितने हैं? 3 हैं। कितने हैं? 3 हैं। बेहद सरल क्वेश्चन है, आराम से बन गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन ये रहा 67 नंबर का क्वेश्चन। देखो, किसी सांकेतिक भाषा में हीटर HEATER को ये लिखा गया है KBDQHO लिखा गया है। तो उसी भाषा में कूलर को क्या लिखा जाएगा? कूलर। जब भी आपको ऐसे प्रश्न नहीं पता चले तो क्रमांक लिखना है। H का कितना होता है जी? 8, E का 5, A का 1, T का कितना होता है? 20, E का कितना होता है? 5, R का 18, K का कितना जी? 11, B का कितना जी? 2, D का कितना जी? 4, D का कितना? 4, D का 4, Q का कितना जी? 17, H का 8, O का 15। अब देखो, पहला में कितना जोड़ दिया है? 3 जोड़ दिया है। पहला में कितना प्लस किया है? यहाँ पर 3 प्लस किया है। दूसरा में क्या किया है? 3 माइनस किया है। तीसरा में क्या किया है? 3 प्लस किया है। 3 प्लस मतलब एक बार 3 प्लस माइनस किया है। शुरुआत किससे किया है? 3 से, प्लस से। तो यहाँ पर हम लोग 3 जोड़ेंगे, यहाँ पर 3 घटाएंगे, ऐसे करते करते जाएंगे जी। ठीक है, तो ये जो 3
3 में 3 जोड़ूंगा तो 6, 6 का क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा, 6 का क्या आ जाएगा, एफ। 15 में 3 हटाऊंगा तो 15 में 3 हटाऊंगा तो 12, 12 का क्या होता है जी, एल, एफ एल। एफ एल किसमें है, हाँ और है, और आगे जा इसमें 15 में 3 जोड़ूंगा तो 18, 18 का क्या आ जाएगा जी, आर आ जाएगा। एफ एल आर, एफ एल आर, एफ एल आर 2 में है, और आगे जाना पड़ेगा। यहाँ पर 12 में 3 हटाऊंगा तो 9, 9 का क्या जी, आई, 9 का क्या, आई। तो किसमें है, एफ एल आर आई, एफ एल आर आई, और आखिरी तक जाना पड़ेगा। उसके बाद इसमें 3 जोड़ूंगा तो कितना जी, 8 आ जाएगा। इसमें 3 माइनस करूंगा तो 18 में 3 माइनस करूंगा तो 15, 15 का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल क्या है, राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 68 नंबर का क्वेश्चन, 68 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर दिया है, यहाँ पर दिया है गुणा का मतलब, गुणा का मतलब क्या दिया है जी, पति, ठीक है लिख लिए। प्लस का मतलब क्या दिया है, भाई, प्लस का मतलब दिया है भाई दिया है। भाग का अर्थ क्या दिया है, बहन, भाग का अर्थ क्या दिया है, बहन दिया है, बहन दिया है। अब माइनस का अर्थ क्या दिया है, पत्नी, माइनस का अर्थ क्या दिया है, पत्नी दिया है। अब इस समीकरण को हल कर लेते हैं। देखो अंतिम में किसको रखना है, स्वयं को रखना है, अंतिम में किसको रखना है, स्वयं को रखना है। अंतिम में किसको रखोगे, स्वयं को, ए आप स्वयं हो, ठीक है। माइनस का मतलब क्या है जी, पत्नी। ए की पत्नी कौन है, ए की पत्नी कौन है, जेड, ये पत्नी है तो ये पुरुष हो जाएगा, ठीक है। भागित का मतलब क्या है जी, बहन, तो ये जो जेड की बहन कौन है, वाई बहन है तो माइनस। प्लस का मतलब क्या दिया है जी, भाई, वाई का भाई कौन है, एक सा, वाई का भाई कौन है, एक सा है, ये चीज पता चल गया। इसमें ए और जेड पति पत्नी है, और ये इसकी बहन है और ये इसका भाई है, भाई है तो प्लस हो जाएगा, ये इतना। अब देखो का, ए से क्या समझ, से का मतलब क्या समझना है, का, ए का क्या लगेगा, ए का क्या लगेगा, एक सा, ए का क्या लगेगा, एक सा, तो पत्नी का भाई, साला, पत्नी का भाई दिया है, ये उत्तर राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है। देखो शिवानी 17 किलोमीटर उत्तर की ओर ड्राइव करती है। शिवानी 17 किलोमीटर कहाँ चलती है, उत्तर में चलती है, 17 किलोमीटर लिख दिए यहाँ पर। फिर 9 किलोमीटर पूर्व की ओर जाती है, 9 किलोमीटर कहाँ जाएगी, पूर्व की ओर जाएगी, पूर्व की ओर ड्राइव करती है। और फिर 17 किलोमीटर दक्षिण की ओर, अब दक्षिण की ओर करेगी, 17 किलोमीटर कहाँ जी, दक्षिण की ओर 17 किलोमीटर, 17 किलोमीटर ड्राइव करती है। जब एक सीधी रेखा में विचार किया जाए तब शिवानी प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर, सीधी रेखा में किया जाए तो ये कितनी होगी, तो जब ये 17 है, ये 17 है, ये 9 है तो ये भी कितना होगा जी, 9 होगा। तो प्रारंभिक स्थान से 9 किलोमीटर की दूरी पर होगी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न देखो यहाँ पर क्या किया है, सवाल 70 नंबर का सवाल ये है, 106, 106, फिर दिया है 108, फिर दिया है 36, फिर दिया है 40, फिर दिया है 8, यहाँ पर क्या आएगा, तो देखो 106 यहाँ पर भागित 1 कर दिया है, भागित क्या किया है जी, 1, तो 106 में 1 को भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा, 106 ही आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 2 जोड़ दिया है, 2 जोड़ दिया है तो ये 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर भागित 3 किया है, भागित 3, 108 को 3 से भाग दूंगा तो 36। अब यहाँ पर 4 जोड़ दिया है, 4 जोड़ दिया है। अब यहाँ पर क्या किया है, भाग 5 किया है, भाग क्या किया है, भाग 5 किया है तो 8 आ जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, 6 जोड़ेंगे तो 8 और 6 14, 8 और 6 कितना जी, 14। तो ये ऑप्शन नंबर डी बी में है 14, ठीक है। चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ लेते हैं भाई, आगे बढ़ लेते हैं। देखिए इस प्रश्न में क्या किया है, देखते हैं इस प्रश्न में क्या क्या दिया है, 2 3 6 11 18। यहाँ प्रश्न आता है कि यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर कितने का एक ज्यादा है, कितना ज्यादा है, एक, यहाँ पर कितना ज्यादा है, 3, यहाँ पर कितना ज्यादा है, 5, यहाँ पर कितना ज्यादा है, यहाँ पर कितना जी, 7, तो यहाँ पर ज्यादा होगा, 9 ज्यादा होगा। अभाज्य संख्या में
करते गया है। ठीक है ना, तो 18 और 9 कितना होगा 27, 27 ऑप्शन में है, ये रहा 27। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं भाई। अगला प्रश्न 72 नंबर का प्रश्न ये रहा। यदि वर्षा को जल कहते हैं, जल को वायु कहते हैं, वायु को बादल कहते हैं, बादल को आकाश कहते हैं, आकाश को समुद्र कहते हैं, समुद्र को सड़क कहते हैं, तो हवाई जहाज कहाँ उड़ता है? तो हवाई जहाज सामान्यतः कहाँ उड़ेगा जी? आकाश। और आकाश, आकाश 2 बार लिखा है, आकाश को क्या कहा गया है? समुद्र। इसका उत्तर क्या आ जाएगा? समुद्र आ जाएगा। इसका उत्तर आ जाएगा समुद्र आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा। देखो, शब्द में ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होता है? लिख देते हैं। शब्द को पहले लिखना है RECRUIT। उसके बाद इसका क्रमांक लिखना है। इसका 18, 5, 3, 18, यू का 21, 9 और 20। दोनों ही साइड बढ़ते क्रम में जाना है। दोनों ही साइड कैसे जाना है? बढ़ते क्रम में। 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23, 24 नहीं मिला। 5 के बाद 6, 7, 8, 9 एक जोड़ी मिला। देखो एक जोड़ी यहाँ से जी, सॉरी, यहाँ से 5 से। 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10 और 3 के बाद 4, 5, 6, 7 नहीं मिला। 3 के बाद 4, 5 नहीं मिला। 18 के बाद 19, 20, 21 नहीं मिला। 18 के बाद 19, 20, 21, 21 से बड़ा नहीं है, इधर भी नहीं है। 9, 10, इधर 9, 10, 11, 12, 13 नहीं है। इधर एक जोड़ी मिलेगा। कितना युग्म मिलेगा? एक युग्म बनेगा। कितना युग्म बनेगा जी? एक युग्म बनेगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 74 नंबर का क्वेश्चन। उमेश सतीश से बड़ा है। ठीक, उमेश जो है, देख लेते हैं, कलर चेंज कर देता हूं। ये जो उमेश सतीश से बड़ा है। उमेश किससे बड़ा है जी? सतीश से बड़ा है। सतीश से बड़ा है। सुरेश, एक लाइन खत्म, ये भी खत्म। सूरज नीरज से छोटा है। सुरेश किससे छोटा है? नीरज से छोटा है। नीरज से छोटा है, लेकिन उमेश से बड़ा है। तो उमेश यहाँ आ जाएगा, उमेश से बड़ा है। ठीक है। तरुण रितेश से बड़ा है। तरुण किससे बड़ा है? किससे बड़ा है? तरुण रितेश से बड़ा है। रितेश से बड़ा है, लेकिन सतीश से छोटा है। लेकिन सतीश से क्या है? छोटा है। सतीश से छोटा है। ठीक है। मनीष सबसे छोटा है, तो इनमें सबसे बड़ा कौन है ये पूछ रहा है। सबसे बड़ा, देखो यहाँ पर उमेश दिख रहा है। उमेश के ऊपर में क्या दिख रहा है जी? सुरेश दिख रहा है। और सुरेश के ऊपर में क्या दिख रहा है जी? नीरज दिख रहा है। क्या दिख रहा है? नीरज। और सतीश दिख रहा है। सतीश के नीचे में क्या दिख रहा है जी? तरुण। और तरुण के नीचे में क्या दिख रहा है जी? रितेश। तरुण के नीचे में क्या दिख रहा है? रितेश दिख रहा है। क्या दिख रहा है? रितेश। ठीक है, रितेश। ठीक है। मनीष कहाँ से आ गया? मनीष सबसे छोटा है, और इसके नीचे में मनीष आ जाएगा। मनीष सबसे छोटा दे दिया है। ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन है? नीरज सबसे बड़ा है। नीरज ऑप्शन नंबर बी में दिया है, वो सबसे बड़ा हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। आगे 75 नंबर का सवाल देखिए। निम्नलिखित को एक सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करें। तो देखिए, परामर्श, रोग, चिकित्सक, उपचार, स्वास्थ्य लाभ। तो सबसे पहले आपको कोई रोग होगा, बीमार पड़ोगे, तो आप किसके पास जाते हैं जी? चिकित्सक के पास जाते हैं। किसके पास जाते हैं? चिकित्सक के पास। फिर चिकित्सक से परामर्श करते हैं कि ऐसा ऐसा समस्या है कह के, तो उसके बाद क्या आ जाएगा? परामर्श आ जाएगा। फिर उसके बाद चिकित्सा क्या करता है? डॉक्टर क्या करता है? उपचार चालू करता है। फिर क्या होगा? स्वास्थ्य लाभ। 23,145 किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में। डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला 76 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 76 नंबर का क्वेश्चन ये रहा। 76 नंबर का क्वेश्चन। स्ट्रीट लाइट के सभी पोल एक सीधी पंक्ति में 50 मीटर के अंतराल पर गाड़े गए हैं। प्रथम तथा 9वें पोल के बीच कितनी अंतर है? देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
9 पोल गाड़े गए हैं, 50-50 मीटर के हैं, तो प्रथम और अंतिम के बीच में कितने अंतर है? तो ये 50 है, ये 50 है, ये 50 है, ये 50, सब कितने मीटर के अंतर में है जी? 50-50 मीटर के। 1 2 3 4 5 6 7 8, सीधा सीधा कोई ट्रिक नहीं लगाना है, 400 मीटर। कितना आ जाएगा उत्तर? 400 मीटर आ जाएगा। ट्रिक ट्रिक से भी बनता है, छोटा है तो ऐसे ही बना दिए। देखो इधर, एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में 10 व्यक्तियों ने भाग लिया, प्रत्येक एक दूसरे व्यक्ति से केवल एक बार हस्तमिलाप मिलाता है, कुल कितनी बार? तो इसका फार्मूला होता है एक सा माइनस 1 बटे क्या कर लेते हैं 2। कितने लोग हैं जी? 10। 10 में 1 घटाऊंगा तो 9 बटे कितना जी? 2। तो ये कितने बार में? 5। 5 निया कितना आ जाएगा? 45। कुल कितने बार हस्तमिलाप हुए हैं? 45 बार हस्तमिलाप हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। ये 78 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। ये प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा, ये देखो, देखिए इधर प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा। तो यहाँ पर क्या किया है, इसको पहले समझते हैं, ठीक है। तो इसको पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर किया है 19 और 6 को जोड़ दिया है, 19 और 6 को जोड़ दिया है। और यहाँ पर किया है, 2, ये जो बीच में है उसको गुणा कर दिया है, बीच में है उसको क्या कर दिया है? गुणा। तो 19 और 6 कितना हो जाएगा? 19 और 6 कितना हो जाएगा जी? 25। और 6 दूने कितना जी? 12। तो ये कितना हो जाएगा? 37। ये कितना हो जाएगा? 37। ठीक, इसमें वही करते हैं, 21 को जोड़ेंगे और 8 को जोड़ेंगे, ठीक है। और इधर 21 और 8 को जोड़ेंगे, और इधर में किया है 2 गुणित, बीच में क्या है जी? 8, तो गुणित क्या कर दिया है? 8 कर दिया है। तो 21 और 8 कितना हो जाएगा? 29। और यहाँ पर 8 दूने कितना जी? 16। 29 और 16 कितना हो जाएगा? 45। तो बीच में यहाँ पर 45 लिख दिया है। तो यहाँ पर भी हम 72 और किसको जोड़ेंगे? 14 को जोड़ेंगे। 72 और किसको जोड़ेंगे? 14 को। प्लस में 2 गुणित करके किसको करेंगे? 14 को, ठीक है। तो अब चलो जोड़ देते हैं। 72 और 14 जोड़ दूंगा तो 6, ये 86 आ जाएगा। कितना? 86। और 14 दूने कितना जी? 28। अब देखो इनको जोड़ देते हैं। 8 और 6 14 का कितना जी? 4, 1 बच गया। और 10 है 11 का 1, 11 का 1, 114 राइट उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा। देखिए नीचे एक ही पासा की 2 अलग अलग स्थितियां दी गई है। संख्या 1 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या है? 1 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या है? 1 के विपरीत फलक पर। तो देखो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? 6 6 दिख रहा है। क्या दिख रहा है जी? 6 6 दिख रहा है। तो देखो 6 के बाद क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 4 के बाद क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 6 के बाद क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 आ जाएगा। और 2 के बाद क्या आ जाएगा? 3। 1 का विपरीत 1 होगा क्या? यहाँ पर नहीं। 6 का विपरीत 6 होगा क्या? नहीं। 1 का विपरीत क्या होगा? 6 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। आलू, सब्जियां और अंगूर। तो इसका राइट उत्तर सी हो जाएगा। राइट उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये जो है ये आलू को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? आलू। सभी आलुआ क्या है? सब्जी है। ये सब्जी को दर्शा रहा है। और ये क्या हो जाएगा? अंगूर हो जाएगा। तो ये सी सबको दर्शा रहा है, सी, ठीक है। तो इस प्रकार से रीजनिंग के सवाल समाप्त होते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग, जैसे कि हमारा जो मेगा टेस्ट 4 हुआ है, आगे जो क्वेश्चन हमारा सी सेट में जो 81 से लेकर के 100 तक क्वेश्चन हमारा हिंदी छत्तीसगढ़ी का है ना भाई। तो उसको सॉल्व करते करते चलते हैं। पहला आप लोग का देखो 81 नंबर क्वेश्चन, सही जोड़ी सुमेलित कीजिए। एक तरफ भाषा दिया है और दूसरी तरफ लिपि, तो हमें भाषा को लिपि से सुमेलित करनी है। तो चलो करते हैं। ऑप्शन है पंजाबी। तो पंजाबी कौन सी लिपि में लिखी जाती है जी? तो याद रखना पंजाबी जो है हमारा, अगर बात करेंगे तो गुरुमुखी है ना भाई, गुरुमुखी में लिखी जाती है, याद रखना, ठीक है जी, गुरुमुखी में। देखो
तो पंजाबी का हो जाएगा हाँ गुरुमुखी, और संस्कृत का हो जाएगा तिरहुता, उर्दू का हो जाएगा फारसी अरबी, और मैथिली हमारा देवनागरी है ना। तो ए का 4, बी का 2 और सी का 3। ठीक है, सॉरी हाँ, ये हमारा संस्कृत का देवनागरी और मैथिली का तिरहुता। तो हमारा डी का क्या हो जाएगा, पहला मैथिली का हो जाएगा तिरहुता। इस प्रकार से हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है, पहला हमारा सही हो जाएगा जी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखो, 82 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है जी। 82 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से सही कथन का चुनाव करें। हमारे पास आप लोग का 4 कथन दिया हुआ है, 4 कथन में से हमें सही कथन का चुनाव करना है जी। जैसे कि क और क्ष मिलकर के होता है छ, ये बात सही है। अतर मिलकर होता है त्र, ये बात भी सही है। शर अमर के होता है श्र, है ना भाई। ये तीनों के तीनों अक्ष त्र ज्ञ, और एक भी ज्ञ को भी पूछा जाता है एग्जाम में, जो कि ज प्लस इया से मिलकर बनती है, ज प्लस इया से मिलकर बनती है ना भाई। ये सभी छत्र ज्ञ श्र सभी को एक साथ हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं जी, संयुक्त व्यंजन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। 82 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा डी। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से सघोष व्यंजन नहीं है। तो सघोष व्यंजन हमारा देखा जाए तो हमारा जी ख सघोष व्यंजन नहीं है। ठीक है, ख हमारा सघोष व्यंजन नहीं है। बाकी ग म ध है ना भाई, 3 हमारा देखा जाए तो जो विषम में आता है 3 1 3 5 वाला, वो सब हमारा किस में आता है, हमारा ये सघोष में आता है ना, सघोष में आता है। और ख हमारा ये सम वाले में आता है, ये हमारा अघोष में आता है। ख हमारा किस में आता है, अघोष में आता है। तो ये हमारा डी जो है आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा। ये सघोष व्यंजन नहीं है बल्कि अघोष है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 84 नंबर का देखो। 84 नंबर क्वेश्चन देखो, 84 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है जी। 84 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। उतार उतार, खेल खेल, कमाई कमाई, है ना। कमाई कमाने वाला व्यक्ति दिखाई देता है लेकिन कमाई नहीं दिखाई देती। खेल, क्या खेल खेल रहे हैं, कौन सा प्ले है, ये सब देखते हैं लेकिन खेल अंदर में है वो नहीं दिखाई देता। उतार, किसी को ऊपर चढ़ रहा है तो उसको उतारोगे, वो इंसान दिखेगा लेकिन वो उतरा कैसे, वो शब्द नहीं दिखेगा। इसीलिए उतार, खेल, कमाई, तीनों के तीनों हमारा क्या हो जाएगा, ये भाववाचक संज्ञा है जी, उपयुक्त सभी। देखो है ना, 85 नंबर क्वेश्चन आ जाओ। 85 नंबर क्वेश्चन देखो, ये 85 नंबर क्वेश्चन क्या है। 85 नंबर क्वेश्चन है, ऐसे कैसे काम चलेगा किस विशेषण का उदाहरण है। तो याद रखना, ऐसे कैसे काम चलेगा। तो ऐसे कैसे काम चलेगा हमारा बहुत सारे देखा जाए तो ऐसे कैसे है ना, ऐसा कैसा काम चलेगा हमारा एक यौगिक सर्वनामिक विशेषण है जी। याद रखना इसको, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा, यह एक यौगिक हो जाएगा। क्लियर है, याद रखें यौगिक सर्वनामिक हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, यौगिक सर्वनामिक विशेषण। 86 नंबर क्वेश्चन, करिश्मा पत्र लिख रही है में कौन सा क्रिया है। करिश्मा, देखो 2 शब्द मिले, क्या और किसको का जवाब मिलना चाहिए। करिश्मा क्या लिख रही है, पत्र लिख रही है। करिश्मा किसको पत्र लिख रही है, इसका जवाब नहीं मिला। तो किसी क्या या किसको का जवाब मिल जाएगा, मतलब समझ जाना वहां पर सकर्मक क्रिया होता है। अर्थात 86 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा जी सकर्मक क्रिया। ऑप्शन ए इसका हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है। चलो 87 नंबर का क्वेश्चन देखो, 87 नंबर का, 87 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 87 नंबर क्वेश्चन हमारा। तो 87 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, में विभक्ति का प्रयोग किस कारक में होता है। में विभक्ति, तो में विभक्ति हमारा कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने का अर्थ हमें संबंध का के की अधिकरण में और पर। तो अधिकरण क्या होता है हमारा, अधिकरण में हमारा जी याद रखना, अधिकरण कारक में हमारा में और पर विभक्ति होती है। अर्थात इसमें डी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, नए वर्ष में शायद हम पढ़े होंगे में कौन सा काल होगा। तो शक है उसको, संदिग्ध है, पढ़ा होगा ऐसा करके, तो ये संदिग्ध हो जाता है। ठीक है, तो 88 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा जी, 88 के हमारा सही उत्तर हो जाएगा संदिग्ध। ठीक है, याद रखना क्या हो जाएगा, संदिग्ध भूतकाल।
ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो 89 नंबर क्वेश्चन देखो, बहुवचन शब्द की पहचान करनी है। बहुवचन शब्द की क्या करनी है? पहचान करनी है। बहुवचन, तो बहुवचन शब्द की पहचान करो जी। क्या दिया है देखो तो, लड़का, लड़के, घोड़ा, नदी, खिड़की। तो ये लड़के हमारा बहुवचन है ना भाई, लड़के हमारा बहुवचन, ऑप्शन ए सही है। घोड़ा, नदी, खिड़की सब एक वचन में आता है। छत्तीसगढ़ी भाषा में टेहा किसे कहा जाता है? देखो, टेहा बोलो, टेहो बोलो, या टेहा बोलो, या टेहर्रा बोलो। ठीक है, जो हमारा दशहरा के दिन जो दिखने पर नीलकंठ दिखाई देता है ना, जो पक्षी, उसी को टेहर्रा या टेहो या टेहा कहा जाता है। तो नीलकंठ एक पक्षी होती है, उसी को हम छत्तीसगढ़ी में टेहो या टेहर्रा कहते हैं। क्लियर है? चलो 91 नंबर का क्वेश्चन देखो, 91 नंबर का क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी भाषा में पिता के मित्र की पत्नी को क्या कहा जाता है? तो ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। देखो, तो पिता हमारे अपने पापा के मित्र के उसके वाइफ हम क्या कहेंगे? फूलदाई कहते हैं। क्या कहते हैं? फूलदाई। तो याद रखना, फूलदाई कहते हैं जी। ठीक है, याद रखना, ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा 91 का। 92 नंबर क्वेश्चन क्या है? तरी के महीना मन ला क्रम से जमावा। नीचे में लिखा होता है जमाए बर है। तो जैसे आप छत्तीसगढ़ी में नहीं जानिए, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, कुआर, है ना, कार्तिक, अघन, पूस, मांग, फागुन, तो ये सब नहीं जाने तो छत्तीसगढ़ी में कैसे मिला सकिए? ओकरे में सब ला जानना जरूरी है ना भाई। तो याद रखना, सबसे पहले देखो चैत्र आता है, चैत लिखा है ना। चैत के बाद आप लोग का देखा जाए तो ज्येष्ठ है, आप लोग का बैसाख आता है, लेकिन बैसाख तो है नहीं। बैसाख के बाद जेठ आता है, तो ये जेठ हो गया। तो चैत और जेठ, आषाढ़, तो 4 2 1 पे देखो 4 2 1 किस में है? इसी में है। तो हमारा पहला ही क्या हो जाएगा जी? सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखना 92 का ए हो जाएगा हमारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ 92 नंबर के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? 93। 93 नंबर क्वेश्चन क्या है? छत्तीसगढ़ी बोली में बरिस कल्ला किस ऋतु को कहा जाता है? तो बरिस मतलब बारिश कल्ला। तो बारिश कल्ला याद रखना जी, बारिश कल्ला हो चाहे देवतल्ला हो, जैसे कि गरम कल्ला हो, या हमारा अभी वो चल रहा है नहीं बोलते हैं जी, तो वो सभी कल्ला कल्ला बोलते हैं हम लोग। जैसे कि अभी ठंड कल्ला बोल देते हैं, ठंडे के मौसम को, वर्षा के समय को वर्षा कल्ला बोल देते हैं, है ना। उसी प्रकार ये वर्षा ऋतु, जड़ कल्ला को हम लोग जो ठंडी के मौसम को जड़ कल्ला कह देते हैं, है ना। तो इसे ये वर्षा ऋतु को हम लोग क्या कहते हैं? बारिश कल्ला बोल देते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी, 93 का सी। चलो 94 में आ जाओ। 94 क्वेश्चन देखो, 94 का क्वेश्चन, ये 94 क्वेश्चन है, थुथरना के काय अर्थ होते? तो थुथरना मतलब किसी भी चीज को एक ही जगह को बार बार पीटना, या है ना, वही हमारा बार बार प्रहार करना क्या कहलाता है? थुथरना कहलाता है। याद रखना, किसी के गाल को पीट देते हो, थुथर देते हो, वही थुथरना है, बार बार प्रहार करना। ठीक है, तो याद रखना ऑप्शन ए, बार बार प्रहार करना। चलो 95 नंबर में आ जाओ। करिया गाय करौंदा खाए, ढीले बैला लंका जाए, जनौला के काय अर्थ होथे? तो देखो, करिया गाय मतलब ऐसा हमारा काला का क्या रहता है जी, है ना। क्या काला का हमारा देखा जाए तो याद रखो, काला का हमारा ये बंदूक, है ना भाई। तो याद रखना काला का क्या हो जाता है? बंदूक, याद रखना। ठीक है, काला का बंदूक। और ढीले बैला लंका जाए, जब ऐसे इसको आप लोग इसको मारोगे तो इसका कहाँ जाएगा? इसका जो गोली रहता है सीधा निकलता है ना, लंका जाएगा, तो इसको बंदूक हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जाता, किसी प्रकार के खाना खिलाने को चेर बाजता है, उसको जाता कहते हैं, है ना भाई, याद रखना। चलो 95 के बाद 96 में आ जाओ। तुहर कौन से पुरुष का उदाहरण है? तुहर, तो याद करो, जब मैं आपको सर्वनाम पढ़ाया था तो हमारा सर्वनाम में सबसे पहले पुरुषवाचक आता है। तो पुरुषवाचक 3 प्रकार का, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष में मैं, हम, और मध्यम पुरुष में आप, तुम्हारा, ऐसा। तो इसमें मध्यम पुरुष दिख रहा है, तुहर, तुम्हारा, तुम्हारा। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है, ओ बढ़िया है कौन सर्वनाम के उदाहरण है? तो ओ बढ़िया निश्चित हो गया भैया, ओ हर बढ़िया हवा है, मतलब वो निश्चित है, वो बढ़िया है, तब तो निश्चित हो गई बात। तो याद रखना, निश्चित में हो जाएगा हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। 97 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, चलो 98 नंबर क्वेश्चन, नोनी बर ओन्ही ले ले,
उन्हीं ले ले में कौन सा कारक है? तो नोनी बर है ना भाई, किसके लिए? नोनी के लिए। तो देखो आप लोग का 98 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, है ना भाई। तो किसके लिए? नोनी बर, काकर बर, किसके लिए? नोनी के लिए। तो बर को हम लोग के लिए बोलते हैं, तो किसमें हमारा के लिए होता है? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए होता है। तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? संप्रदान के लिए, जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ी में बर बोलते हैं। ठीक है, चलो सेकेंड नंबर का क्वेश्चन आ जाओ। 99 और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन 99 और 100 नंबर क्वेश्चन हमारा। ठीक है, हर साल हमन भजन मेला जाथन, हर साल में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो हर साल में हर है भैया, है ना, हर प्रत्येक बोलते हैं ना, तो हर ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलो और 100 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो आप लोग को। चोर लचाबे बर सिखाना कहावत है कि काय अर्थ होथे। तो चोर लचाबे बर सिखाना का तात्पर्य होते दोषी को प्रोत्साहित करना। उल्टा किसी चोर को पकड़ के जाते रहोगे और क्या उसको बता दोगे, देख बे बेटा चोर अधर है ना, तो हाथ लम्बा चाप दी ऐसे करके, तो उसको और सिखा रहे, प्रोत्साहित कर रहे हो। तो कैसे में ऐसे नहीं होगा। तो याद रखना, दोषी को प्रोत्साहित करना, अर्थात हमारा 100 नंबर का डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है जी, इस प्रकार से हमारा आप लोग का सही बना होगा। कितने लोगों का सही 20 में 20 सही बना है कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलेंगे हम लोग दोस्तों ऐसे ही नई टेस्ट सीरीज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।